हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर 2 जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इन 5 टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से जो है भूमि का आकार और विस्तार अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग है। उसी तरह से मृदा जो जिसका निर्माण कई सालों की प्रक्रिया, कई करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया के कारण होता है, तो ये इसकी उपजाऊता को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं। इसी तरह से जल जो है, जल इतना सीमित है हमारे जो पृथ्वी है उस पर, और पीने और जो अलवण और लवण जल होता है उसमें किस तरह से विभाजित है। हमें जल का किस तरह से उपयोग करना चाहिए, केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर रह रहे अन्य जीवों के लिए जैसे प्राणी और वनस्पतियों के लिए। और जो अंतिम टॉपिक है वह है वन्य जीव संसाधन, कि हमने जो है अपने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि एक तो वन्य जीव ही तो क्या है, एक तरह का संसाधन है। जैसे हम मानव हैं, मानव भी एक संसाधन है जो सोचता है, विचारता है और कुछ कार्य के लिए अपना जो है मेहनत करता है और कुछ नया निर्मित करता है, यानी इनोवेशन करता है। उसी तरह से जो वन्य जीव होते हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, वो भी तो पृथ्वी पर कहीं ना कहीं एक संसाधन की भूमिका निभाती हैं। तो इन्हीं दोनों संसाधनों को देखेंगे कि ये हमारे पृथ्वी पर किस तरह से विस्तृत हैं और इनका महत्व क्या है, और ये किस तरह से जो है मानव वर्सेस वन्य जीवों के बीच जो टकराव देखने को मिलता है, इससे ये वन्य जीव संसाधनों, प्राकृतिक वनस्पतियों को कितना नुकसान होता है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में शुरुआत में तो बताया गया है कि तंजानिया जो अफ्रीका का शहर है, वहाँ पे छोटे गांव में माम्बा नामक एक लेडी रहती है। तो वो सुबह उठती है, दूर जाकर पानी लेकर आती है, फिर घर का काम करती है, घर का काम करने के बाद खेतों का काम करती है, फिर रात को परिवार का पूरा ख्याल रखती है। फिर उनके पास जो भूमि है, मतलब अफ्रीका का एरिया है, वहाँ पे तंजानिया को देखोगे तो वो पथरीली रेतीली वाले इलाके में आता है। यानी अफ्रीका की जो आप भूमि की बात करो तो वहाँ पे क्या है कि एकदम उपजाऊ भूमि नहीं मिलती है, बल्कि पथरीली भूमि मिलती है, थोड़ी कंकड़ों वाली, मिक्स रेती वाली। तो उस भूमि पर वो लोग जो है फसल उगाते हैं, दिन रात कठिन मेहनत करते हैं और कुछ फसलों का बोते हैं, लेकिन वो फसल जो है साल भर उनके लालन पालन के लिए जो है, पालन के लिए, आजीविका के लिए जो पूर्ण नहीं होते। यानी कुछ सीमित क्षेत्र में वो लोग कृषि करते हैं और उसी पर निर्भर रहते हैं। तो केवल उसी पर निर्भर रहकर वो पूरा साल तो गुजर बसर नहीं कर सकते। तो इसके लिए वो क्या करेंगे कि अन्य पशुपालन जैसे कर लेंगे, कि थोड़ा बहुत उनसे भी उनको आय प्राप्त होगा, कि दूध बेचकर या फिर उसके बाल बेचकर, कोई भी गाय भैंस हुआ तो उनको आय प्राप्त होगी। तो इस तरह का यहाँ का जीवन दशा है पूरा अफ्रीका के लोगों का। तो ये तो आप ये नोटिस कीजिए कि ये यहाँ की दशा है अफ्रीका के वासियों की। अब हम सेम किसानी है, मान लीजिए किसानी है छोटे से, इसी तरह के किसान को हम एक जो है न्यूजीलैंड के देश, मतलब न्यूजीलैंड की बात करते हैं कि यहाँ पे जो एक किसान है न्यूजीलैंड में, वो किस तरह से जो भूमि है उसके पास जो भेड़ भेड़ है पालन करता है, मतलब कृषि करता है, वो किस तरह से अलग है। तो यहाँ का जो न्यूजीलैंड का जो व्यक्ति है, जो किसान है, वो भेड़ पालन करता है, क्योंकि यहाँ की दशाएं जो है कृषि के लिए उतनी, मतलब क्या है, अनुकूल नहीं है जितनी कि भेड़ पालन के लिए, क्योंकि यहाँ पे घास मिल जाता है भेड़ों को पालने के लिए और 12 मास ये उपलब्ध रहता है। साथ में भेड़ पालकर ये लोग दूध बेचते हैं, दूध से मतलब कह सकते हो कि इनसे जो दूध से अन्य उत्पाद बनाते हैं, ये वो लोग काम में जुटे हैं। साथ में इनका घास वाली एरिया है, यानी यहाँ पे जो है जमीन उपजाऊ है, तो ये लोग कृषि भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और जो है कृषि के कारण इनको यहाँ पे भी लाभ होता है। और ये जो खेत है इनके, इन बड़े बड़े साइज के खेत हैं, तो यहाँ पे ये लोग जो है मशीनरी टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है कृषि करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इनका देखोगे तो ये काफी विकसित है, काफी अच्छे तरह से अपने भूमि का उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो संसाधनों में बात करें तो यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहीं पे परिवार के लोग जो हैं अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो जीवन दशाएं देखने को मिलती हैं। तो आप कंपेयर करोगे कि अफ्रीका के बच्चों की, कि वो वहाँ पे जमीन नहीं है, दिन भर मतलब उनके आजीविका का संकट रहता है, इस कारण से वो इतना मतलब पढ़ने या फिर अन्य क्रियाविधियों पर ध्यान नहीं
दे पाते। लेकिन वहीं पे आप देखोगे कि न्यूजीलैंड का एक बच्चा पीटर है, तो वो पढ़ने जाता है और अन्य लोगों के जब काम से आता है तो चीज़ों को देखता है, ऑब्ज़र्व करता है, कुछ सीखता है वहाँ से। लेकिन ये तो उसकी इच्छा पे हुआ ना पूरा का पूरा। लेकिन जो अफ्रीका का बच्चा है वो तो उसकी मजबूरी है कि उसको पढ़ने ही नहीं जाने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे खाने-पीने, रहने की ज़रूरतें बेसिक नहीं है, तो वो पढ़ने पर क्या ध्यान देगा? तो इस तरह से ये जीवन दशाएँ जो है जो भौगोलिक दशाएँ होती हैं उस पर कहीं न कहीं निर्भर होती हैं, ठीक है? ये यहाँ पे द समझाने का प्रयत्न किया गया है। तो अब यही है कि जो 2 विश्व के 2 विभिन्न स्थानों की बात करें, तो यहाँ का जीवन स्तर कितना अलग है एक-दूसरे से। यहाँ पे भूमि की गुणवत्ता अलग है, जल की उपलब्धता अलग है। यहाँ पे आप न्यूज़ीलैंड में देखोगे तो यहाँ पे पानी 12 मास रहेगा। वहीं पर अफ्रीका में पानी जो है दूर-दूर तक लाने जाना पड़ता है। जैसे कि हमारे भारत का जो राज्य है राजस्थान, वहाँ की बात कर लो आप कि गर्मी के सीज़न में महिलाएँ कोसों दूर जाकर पानी लेकर आती हैं और फिर परिवार की देखभाल, खेतों का रखवाल सब करती हैं। इसी तरह का यहाँ पे भी एक विभिन्नता देखने को मिलती है। साथ में इन दोनों भौगोलिक स्थलों की बात करें तो अन्य विशेषता में ये है कि यहाँ पे वनस्पति, प्राणी, प्रौद्योगिकी का उपयोग भी भिन्न स्तर पर हो रहा है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे संसाधन अलग-अलग स्तर पर उपलब्ध है। यानी कि जो अफ्रीका वाला एरिया है, वहाँ पे तो भूमि पथरीली है, कंकड़ वाली है और वहाँ पे बहुत मेहनत करने के बाद भी वो लोग कुछ फसल उगा पाते हैं और उनसे मतलब उत्पादन भी कम होता है। लेकिन वहीं पे न्यूज़ीलैंड की भूमि की बात करें तो वहाँ पे तो 12 मास भूमि जो हरी घासें हैं वो उग रही हैं। और उगने के कारण क्या होगा कि आप पता चल जाएगा कि ये भूमि तो बहुत उपजाऊ है, तो लोग यहाँ पे कृषि करते हैं, पशुपालन कर रहे हैं। तो एक तरह से उच्च स्तर का जीवन यहाँ पे जीने को मिल रहा है लोगों को। यहाँ पे लोग थोड़े एजुकेटेड हैं, तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं खेतों में, तो इनकी इनकम भी बढ़ रही है एक तरह से। तो इस तरह से भौगोलिक दशाएँ ना कहीं न कहीं जो जीवन यापन है, उसको भी डिसाइड करती हैं कि हमारा जीवन दशा किस तरह से होगा। जैसे कि आप अन्य उदाहरण ले सकते हो कि गंगा की जो अ, एरिया है, जो मैदान वाला एरिया है, वहाँ पे जनसंख्या इतनी अधिक क्यों है? आप ये सोच के देखो कि वहाँ पे लोगों के लिए पानी है, वहाँ पे सपाट ज़मीन है, मतलब खेती करने के लिए उपजाऊ ज़मीन है, यातायात के लिए मैदानी एरिया है, तो यात्रा करना भी आसान रहता है। तो यहाँ पे ये सब सुविधाएँ हैं। इसी तरह से पहाड़ी वाले एरिया में आप देखो भारत में, तो यहाँ पे घर जो है दूर-दूर तक बसे हुए हैं, जनसंख्या उतनी खास नहीं है और यहाँ के लोगों का काम है कि भेड़ पालन करके अपना गुज़र-बसर करना, मतलब पेड़-पौधे लगाकर करना। तो यहाँ पे तो कृषि की जा रही है, यहाँ पे पशुपालन किया जा रहा है पर्वतीय इलाकों पे। यहाँ पे यात्रा करना बहुत कठिन होता है, जल की उपलब्धता नहीं होती है। फिर से वर्षा की जो दशाएँ हैं, वो कहीं न कहीं प्रभावित इस एरिये में होती हैं, मतलब करता है ये एरिया। कि वर्षा हुई कभी हुई नहीं, तो जलवायु दशाएँ भी अचानक कभी न कभी परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये एक तरह से अनसर्टेन एरिया है, तो वहीं पे मैदानी एरिया की बात करें तो वो सर्टेन एरिया है, जहाँ पे कुछ दशाएँ निश्चित हैं और उसके आधार पर लोग अपना जो है गुज़र-बसर कर लेते हैं। मतलब एक तरह से अच्छी दशा है, स्थिति है, भौगोलिक दशा कह सकते हो, जलवायु की स्थिति, अन्य सुविधाएँ उपलब्ध होने के कारण जो है मैदानी इलाकों पे लोग अधिक बसना पसंद करते हैं। बतर के उसके कि आप देख सकते हो पर्वतीय इलाकों में कम। इस तरह से जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी हैं, सब मैटर करते हैं लोगों के आवास में, ठीक है? ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे बात की गई है कि विश्व की 90% जो जनसंख्या है, वो पूरे विश्व के 30% भाग पे ही रहती है। 70% जो एरिया है, वो वहाँ पे लोग कम ही मतलब बसते ही नहीं है, नाम मात्र के बसते हैं। जैसे कि अब मान लो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर आप 100% मान लो कि ये भूमि है पूरे। इस भूमि के कुछ 70% एरिया पे तो कोई रहता ही नहीं है, विरल एरिया है, एक आध दो घर मिल जाएँगे, उतने अच्छी जो जलवायु स्थिति है यहाँ इन एरिया में नहीं है। लेकिन जो 30% एरिया है पूरे विश्व की, वो कुछ सीमित एरिया में इतनी बस गई है कि बहुत घनी आबादी कुछ सीमित शहरों में, इलाकों में हो गई है। तो इस तरह से कहा जाता है कि ये 30% एरिया में सबसे ज़्यादा आबादी का होना क्या है कि ये यहाँ पे जलवायु दशा अनुकूल है जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, फसल के लिए, मतलब जीवन की जो ज़रूरतें हैं, दिनचर्या की, जल की, भूमि की, यात्रा की, ये सब यहाँ पे उपलब्ध है इन इलाकों में। इसके कारण यहाँ पे जो है सीमित एरिया में लोग अधिक बस गए हैं, बजाय कि 70% एरिया जो एकदम विरल और एकदम कह सकते हो कि
कुछ कुछ एरिया पे लोग बसे हुए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि विश्व में जो है कुछ एरिया में लोग अधिक बसना पसंद करते हैं, तो कुछ एरिया में नहीं। अब इसको आप उदाहरण से समझ लो कि ये एशिया में नहीं, आप यूरोप के रसिया की बात कर लो। तो ये यूरोप जो है, ये आप देखोगे कि उत्तरी ध्रुव के पास आता है और रसिया उसके जस्ट यहाँ पे स्थित है। तो ये रसिया का जो सबसे बड़ा इलाका है, इनमें कुछ एरिया में ही लोग यहाँ पे लिमिटेड बसते हैं, बाकी जो इलाका है वो बर्फ से घिरा हुआ है। यहाँ पे अब जनसंख्या मतलब लोग रहना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि कृषि नहीं होती है, अन्य गतिविधियां नहीं कर पाते हैं, पशुपालन भी कुछ इलाकों में होता है, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ साथ में तापमान तो इतना -50 डिग्री तक रहता है, तो लोगों को रहने के लिए उतनी कह सकते हो कि जीवन जीना यहाँ पे बहुत कठिन होता है। तो इस कारण इस एरिया में तो बहुत कम लोग रहते हैं। वहीं पे आप जब विषुववृत्त के एरिया की बात करते हो, तो इस एरिया में अधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वर्षा है, जल है, मैदानी इलाके हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि जल की उपलब्धता है, जलवायु दशा है, वर्षा का भी अनुमान रहता है एक तरह से यहाँ पे। तो इसके कारण यहाँ पे जो है जनसंख्या विश्व की अधिक देखने को मिलती है इन क्षेत्रों में। तो कहीं न कहीं भौगोलिक दशाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं लोगों के आवास को निर्धारित करने में। अब बात कर लेते हैं भूमि की, कि अब जैसा कि हमने देखा कि 70% भूमि है पृथ्वी पर, मान लीजिए, तो सॉरी 100%, तो 100% में से केवल 30% जो भूमि है उस पर लोग बस रहे हैं, बहुत गिज बस्ती है। वहीं पे 70% भूमि है उस पे लोग बसना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। यानी जो विश्व की जनसंख्या तो इसी 70% इलाके पे है। मान लीजिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी का ये वाला इलाका इतना मतलब बहुत ही घनी जनसंख्या वाला है, वहीं पे ये वाला इलाके हैं जो उत्तर और दक्षिण के ध्रुव के, वो बहुत ही विरल है, वहां पे जनसंख्या बसती नहीं है, क्योंकि वहां पे कई बार ऐसा होता है कि भूमि की मात्रा नहीं होती है, पथरीली पर्वत होते हैं, खाली एरिया, या फिर जो जलवायु है उसमें ठंडा गर्म ये सब बहुत मैटर करता है, कि कहीं जलवायु बहुत एकदम ठंडी रहती है तो कहीं गर्म रहती है। इस कारण से भी लोग इन मतलब कुछ इलाकों में बसना पसंद नहीं करते हैं। तो वही है कि आपको 30% जो पृथ्वी का भाग है उस पर लोग अधिक बसे हैं, मतलब इतने बस गए हैं कि यहाँ पे घनी आबादी हो गई है। वहीं पे 70% एरिया में कोई नामात्र के लोग बसते हैं। तो ऐसा होता इसलिए क्योंकि भूमि की गुणवत्ता मैटर करती है, कि भूमि किस तरह की है। यहाँ पे पर्वत हैं, पठार है, कि यहाँ पे मैदानी इलाका है, उपजाऊ भूमि है। तो ये सब भी मैटर करते हैं कारक कि लोगों के बसने के लिए। तो मुख्यतः भूमि और जलवायु के लक्षणों के कारण जो है विभिन्न भागों में, यानी विश्व के विभिन्न भागों में जो है जनसंख्या का वितरण भी विभिन्न हुआ है। जैसे कि आप मिट्टी में देख लो तो उबड़-खाबड़ स्थलाकृतियां होती हैं, पर्वतों के तीव्र ढाल वाली आकृतियां होती है, कि कोई पर्वत वाले पूरा एरिया होता है, तो कहीं रेतीली एरिया होता है, तो कहीं जल की कमी होती है, तो कहीं मरुस्थल अधिक होता है, तो कहीं घने जंगल होते हैं, तो कहीं एकदम विरल झाड़ी वाले इलाके होते हैं। तो ये कहीं उर्वर जमीन होती है, तो कहीं एकदम बंजर वाली जमीन होती है। तो ये सब क्या है, विश्व के अलग-अलग भूस्थान है, भू स्थलाकृतियां हैं, जहाँ पे ये डिसाइड होता है कि लोग वहाँ पे बसने के लिए क्या दशा है, मतलब लोगों के लिए क्या वो बसने के लिए दशाएं अनुकूल हैं या नहीं। तो ये भूमि की दशाएं भी कहीं न कहीं डिसाइड करती हैं कि लोग वहाँ पे बसना पसंद करेंगे कि नहीं। भूमि के उपयोग की बात करें तो आप पृथ्वी पर जो भी आप देखते हो अपने आसपास जो भी गतिविधियां हो रही है वो तो सब भूमि पे ही हो रही हैं। तो आप भूमि के उपयोग को हर एंगल से काउंट कर सकते हो। वो कृषि के लिए, वानिकी के लिए, सड़क के लिए, उद्योगों के लिए, स्कूलों के लिए, यातायात के लिए, मतलब नदियों के लिए, स्थलाकृतियों के लिए, वनस्पतियों के लिए, प्राणियों के लिए, मतलब ये आप जो भी पृथ्वी पर देख रहे हो वो सब क्या है, हम भूमि पर रहकर ही तो उपयोग कर रहे हैं भूमि का, और अलग-अलग गतिविधियों में व्यस्त हैं। तो ये भूमि का उपयोग ही है। तो इस तरह से आप सिंपली भूमि के उपयोग में कंफ्यूजन नहीं होंगे, कि भूमि पे जो भी कार्य होते हैं वो सब भूमि के उपयोग को ही दर्शाते हैं। यानी हम भूमि का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, फसल के उत्पादन में, पेड़ों को लगाने में, वनस्पति में, वनों की सुरक्षा में, मतलब एक भूमि आवास स्थल है हमारे पृथ्वी का। तो बेसिकली आप ये समझ ही गए होंगे। यहाँ पे आप देखो कि विश्व के 10 देशों की बात की गई है कि वहां पे भूमि का क्या वितरण है। इसको कैटेगराइज किया गया है कि ऑस्ट्रिया है, वहां पे फसल की भूमि कितनी है, चरगाह के लिए कितनी भूमि छोड़ी गई है,
वन्य वनों के लिए कितनी भूमि है और अन्य उपयोगों के लिए कितनी भूमि उपलब्ध है। तो ये भूमि का स्तर है इस देश में। यहाँ पे भारत की हम देखें तो फसल के उत्पादन के लिए भूमि हमारे देश में 50% मतलब पूरे 100% में जो 50% भूमि है वो फसलों के लिए उपयोग में आती है कि फसल बोए जाते हैं 50% भूमि पे। 4% जो भूमि है वो चरगाह के लिए है हमारे देश में। 22% भूमि की बात करें तो वो वनों के लिए आरक्षित है और 17% भूमि है जहाँ पे हम आवास करते हैं, रहते हैं, अन्य गतिविधियां होती हैं, लोग यापन करते हैं, खेती करते हैं। यानी सोचिए आपकी ये कितनी जो विशाल जनसंख्या इस 17% भूमि पर रहती है। मतलब एक मानव जनसंख्या का एरिया है 17%। वहीं पे हमारे जापान की बात करें तो यहाँ पे भूमि का क्या वितरण है। जापान में 12% जो भूमि और फसलों के उत्पादन के लिए रखी गई है। 2% चरगाह के लिए, 67% आप देखो कि वन यहाँ पे वनों के लिए भूमि इतनी आरक्षित है और 19% में लोग अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं पे कनाडा की बात करें तो वहाँ पे 5% भूमि देखोगे आप तो फसलों के लिए है। 4% भूमि इन्होंने चरगाह के लिए छोड़ी है। 39% एरिया पे वन है और 52% एरिया पे ये लोग अन्य गतिविधियां मतलब कह सकते हो कि जो कारखानों का निर्माण इस एरिया में हुआ है, अन्य गतिविधियां, सड़क यात्रा, बिल्डिंगे निर्माण, ये सब 52% एरिया में हुआ है। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि भूमि के जो फसल की भूमि है वो कितनी कम है और यहाँ पे रहने के लिए अन्य उपयोगों के लिए जो भूमि है वो यहाँ पे बहुत अधिक है। वहीं पे चीन की बात करें तो चीन में 10% जो एरिया है वहाँ पे फसलों का उत्पादन होता है। 34% एरिया पे ये लोग चरगाह के लिए छोड़ा है इन्होंने। वन जो है 14% है और 42% एरिया पे लोग जीवन यापन करते हैं, यानी सड़क निर्माण ये सब गतिविधियां व्यस्त है। यूएसए की बात करें तो यूएसए में 21% जो भूमि है वो फसलों के लिए उपयोग में आती है। 26% कह सकते चरगाह के लिए, 32% वनों के लिए और 21% पे ये लोग आवास, कारखाने ये सब का निर्माण करते हैं। तो विश्व में जो भूमि का वितरण है ऑल ओवर फसलों के उत्पादन के लिए 11% छोड़ा गया है। 26% जो है भूमि का उपयोग चरगाह के लिए, 21% भूमि का उपयोग वनों के लिए और 32% भूमि का उपयोग आप कह सकते हो कि अन्य उपयोग है, यानी मानव आवास के लिए है। तो इस तरह से ये भूमि का वितरण अन्य देशों, अलग अलग देशों में अलग अलग स्थितियों में अलग अलग मात्रा में विभाजित है। तो इस तरह से आपको थोड़ा माइंड में ध्यान में रखना है, खासकर भारत का, कि भारत में फसल के उत्पादन के लिए भूमि का विस्तार और भूमि को अधिक छोड़ा गया है। तो भूमि का उपयोग जो है भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, जैसा कि हमने बात किया था, स्थलाकृति है, मृदा है, जलवायु है, खनिज की उपलब्धता है, संसाधन है कि नहीं, पर्वतीय एरिया है कि जो ढलाऊ एरिया है, ये सब मैटर करते हैं ये भौतिक कारक। वहीं पे मानवीय कारकों की बात करें तो जनसंख्या, प्रौद्योगिकी की सुविधा का होना, यानी लोग वहीं पे बसना चालू करते हैं जहाँ पे उनको रोजगार मिलेगा और जहाँ पे टेक्नोलॉजी का विकास होगा। जनसंख्या बसने के लिए वहाँ पे जलवायु दशाएं अच्छी होंगी, पानी, जल, अन्य सुविधाएं, भूमि का स्तर सब मैटर करता है लोगों के आवास के लिए। तो इस तरह से भूमि का उपयोग भौतिक कारकों और मानवीय कारकों पर निर्भर होता है और इसको आप ऐसे जो है मैप के माध्यम से भी डिवाइड कर सकते हो कि भूमि का उपयोग भौतिक कारक और जो मानवीय कारक। भौतिक कारकों में ऐसे डिवाइड करके आप लिख सकते हो स्थलाकृति, मुद्दा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। उसी तरह से मानवीय कारकों की बात करें तो जनसंख्या, प्रौद्योगिकी बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होते हैं भूमि की उपयोग को लेकर। भूमि के अन्य एस्पेक्ट की बात करें तो भूमि को कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि यानी कि निजी व्यक्ति की स्वामित्व वाली भूमि को कहते हैं निजी भूमि। जैसे कि आपकी कोई भूमि है, आपकी कोई जमीन है गांव में, तो आपकी निजी भूमि है और उसमें आप अपना जो है फसल उगाते हो, अपने उपयोग में लाते हो, उसको बेचते हो, मतलब एक तरह से जीवन यापन के लिए वो आप खेती बाड़ी करते हैं गाँव में लोग। तो ये वाली भूमि उनकी अपनी निजी है जिसपे वो लोग खुद फसल उगाते हैं, मेहनत करते हैं कुछ आय कमाने के लिए। इसी तरह से सामुदायिक भूमि होती है। सामुदायिक भूमि में पूरे समुदाय का जो है उसमें भाग होता है। जैसे चरगाह वाला एरिया है, बाग बगीचे हैं, तो वो किसी एक व्यक्ति की भूमि नहीं है, वो सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। गाय भैंसों के चराने के लिए चरगाह वाला एरिया। तो इस तरह से ये सामुदायिक भूमि कही जाती है। इसमें भी आप देखोगे कि जो
चारगाह फसलों और अन्य औषधियों के लिए जो है सामुदायिक भूमि को इसमें कैटेगराइज किया गया कि सामुदायिक भूमि में चारा के लिए छोड़ा जाता है, फसलों के उत्पादन के लिए, फलों के लिए, फलों मतलब नट, जहाँ पे जो औषधियाँ मिल जाती हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, तो ये सब के लिए ये सब क्या है कि सामुदायिक भूमि है। सामुदायिक भूमि को ही हम कह सकते हो दूसरे भाषा में साझा संपत्ति संसाधन, यानी एक तरह से सभी लोग मिल बांट के इसका उपयोग करते हैं, तो इसको साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। और संपत्ति संसाधन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो चरगाह है वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है, जो जड़ी बूटी मिल रही है इस इलाके से वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है। तो ये एक तरह से संपत्ति है साझा लोगों की। तो जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। अब ये किस तरह से होता है कि मान लीजिए कि लिमिट एरिया में है, तो इस तरह से भूमि को दो भागों में बांटा गया है, निजी भूमि और साझा भूमि। अब भूमि जो है लिमिटेड है। आप देखते हो कि ये पृथ्वी पर जो है भूमि की डिवाइड है, जो भाग है उसमें 97% भाग में तो पूरा जल से घिरा है, वहीं पे 2% 7 आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो भूमि है वो इतनी उपलब्ध है। तो इस भूमि भाग पर यानी ऑल ओवर 100% यानी 2.7% का आप 100% कर लो, तो इस 100% पे जो है कि कुछ 30% जो इलाका है उस पर अच्छी जलवायु, मतलब ये वाले इलाके में भूमि अच्छी है, जलवायु अच्छी है, यहाँ पे खनिज मिल जा रहे हैं, जल की उपलब्धता है, स्थलाकृति भी सही है, मैदानी इलाके हैं या फिर खनिज के, तो यहाँ पे इस 30% एरिया पे तो लोग अधिक बस रहे हैं। तो और जो 70% एरिया वहाँ पे तो जलवायु दशा उतनी अनुकूल नहीं है कि लोग बस सकें। वहाँ पे जमीन की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है कि फसलों का उत्पादन हो सके, व्यापारिक गतिविधियां हो सके, नगर बस सके या फिर कृषि के कार्य हो सके। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे लोग बसना पसंद नहीं करते, उसी 30% एरिया में लोग अधिक बसना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों की जो भूमि की मांग है वो भी बढ़ रही है, लेकिन जो भूमि है वो तो लिमिटेड ही है, वो उसका तो बढ़ना पॉसिबल नहीं है, और बढ़ेगा भी तो वो कई करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया के बाद भूमि का एक परत का निर्माण होता है। मान लो कि 1 सेंटीमीटर भूमि है, इसके निर्माण में 100 साल लगते हैं, तो 100 साल और व्यक्ति के जीवन को आप कंपेयर करोगे तो बहुत अंतर आ जाता है। यानी एक पीढ़ी समाप्त होने में, एक पीढ़ी अगर समाप्त हो जाती है, 1 या 2 पीढ़ी, उसके बाद आप कह सकते हो कि तीसरी पीढ़ी में जो है आपको 1 सेंटीमीटर भूमि की परत देखने को मिलती है। तो इस तरह से भूमि का जो विभाजन है और इसकी जो हम उपलब्धता की बात करें तो ये बहुत सीमित मात्रा में है, लेकिन वहीं पे जनसंख्या को देखें तो ये तो स्थायी नहीं है, इसका बढ़ना है रोज तो रोज। सालों में देखोगे कि कितनी विश्व की आबादी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे होगा क्या कि लिमिटेड एरिया में लोग अधिक बसना शुरू करेंगे, तो इससे बहुत सारे इफेक्ट उभर के आते हैं, जैसे कि इन लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे रहने के लिए जमीन नहीं होती तो कह सकते हो कि झोपड़ियों में, ऐसे गिज इलाकों में रहते हैं लोग। कई बार फसल का उत्पादन में जो खेती का एरिया है, तो ग्रामीण एरिया में आपने देखा होगा कि जो पिता होता है वो अपने, उसके 2 बेटे होते हैं, तो भूमि का विभाजन इस तरह से बड़े होने के बाद हो जाता है। इस तरह से भूमि का जो आप विभाजन देखोगे तो उसका उपयोग तो बढ़ रहा है, लेकिन जो उसकी मात्रा है, जो उसकी आकार है वो नहीं बढ़ रहा है, और इसके कारण जो है भूमि की मांग के लिए एक होड़ सी लग गई है। आने वाले भविष्य में हम देखेंगे तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति में होगा कि जो भूमि के लिए, हमारी उपयोग के लिए जो भूमि है उसकी मात्रा कितनी कम है, और जो अनुपजाऊ भूमि है उसकी मात्रा कितनी अलग है, मतलब अधिक है। तो इससे डिफरेंस ये आता है कि लोगों के लिए, व्यापारिक गतिविधियों के लिए, नगरों बसने के लिए, कृषि कार्य के लिए भूमि जो है कम है, और कम होने के कारण लोगों में एक तरह से अनऑफिशियली जो है भूमि पर कब्जा करना, वनों को काटना, वनस्पति जो वाले इलाके हैं उसको पूरी तरह से रद्द कर देना, मतलब नष्ट कर देना कि वहां पे लोग बस सके। मतलब जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, जो उनके खेत वाले इलाके हैं या फिर जो वनस्पति वाले इलाके हैं, जो साझा संपत्ति वाले इलाके हैं, जो एक तरह से अस्तेच्छप करके, मतलब अनऑफिशियली जो है उस पे दावेदारी करके लोग वहां पे बसना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि भूमि का इतना इलाका था, आपका इतना 2/2 इलाका है कि इतना भूमि आपकी है, लेकिन लोग मनमानी करके इसको बढ़ा चढ़ा के मतलब भूमि पर कब्जा करते हैं।
तो इस तरह से भूमि की लिमिटेशन के कारण जो है लोगों को भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। साथ में जो लिमिटेड भूमि है तो अधिक जनसंख्या होगी तो अधिक जो है फूड की डिमांड होगी, और उस फूड की जो फूड की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे लोग कि अधिक से अधिक जो है फसल उगाएंगे, और फसल के लिए तो भूमि तो लिमिटेड ही है, तो इसके लिए बदले अधिक फसल उगाने के लिए लिमिटेड एरिया में लोग क्या करेंगे कि अधिक से अधिक जो है खाद का उपयोग करेंगे, अधिक से अधिक कीटनाशकों का उपयोग करेंगे, मतलब इस तरह से जो जीएम फसलों का उपयोग करेंगे। तो एक तरह से अधिक उत्पादन के चक्कर में लोग भूमि की जो गुणवत्ता है उसको भी प्रभावित करते हैं। जल का उपयोग अधिक होता है। तो इस तरह से ये भूमि की उपलब्धता बहुत सारे कारकों को निर्धारित करती है कि किस तरह से जो है हमारा फ्यूचर होगा। तो ये दशाएं हैं कि भूमि अगर कम है और लोग अधिक हैं तो उस लिमिटेड भूमि में लोगों की आवश्यकताओं को किस तरह से पूरा किया जाए, खाने के लिए, रहने के लिए, आवास के लिए। इसी तरह से सिर्फ हमारा ही ये पृथ्वी नहीं है, ये वनस्पति और वन्य जीवों की भी पृथ्वी है। तो उनके लिए क्या हम अपने जीवन में क्या स्थान देते हैं, उनके आवासों के लिए हम क्या कर रहे हैं। मतलब एक तरह से जब ग्रामीण से क्षेत्र वाले इलाकों में आपने देखा होगा कि लोग मनमानी करके जो है जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जो चरगाह वाले एरिया होते हैं वहाँ पे व्यापार गतिविधियां या फिर घर बनाकर मतलब इस तरह की गतिविधियां वो लोग करने लगते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से जो है भूमि के कारण लोगों में तनाव उत्पन्न हो रहा है। फसलों का लेकर एक तरह से तनाव होता है कि खाद्य की समस्या उत्पन्न होती है जनसंख्या से। साथ में वनस्पतियों का नष्ट होना यहाँ पे है, और अधिक से अधिक भूमि का उपयोग करने के कारण भूमि का दोहन होता है। कभी कभी इतना पानी उपयोग में कर लिया जाता है कि एक तो जल कमी हो जाती है और वहीं पे भूमि का जो है अपरदन होता है। तो इस तरह से भूमि का जो लिमिटेशन है उसका अति दोहन होने के कारण जो भूमि की गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो चित्र में एक्सप्लेन किया गया है कि पहले लोग रहते थे तो ऐसे झोपड़ियों में रहते थे, घास के घर बनाते थे, मिट्टी के ऐसे दीवार बनाकर रहते थे। अधिक से अधिक एरिया वो लोग कृषि में हल मतलब इस तरह के दूर दूर इलाकों पर चारगाह के लिए छोड़ा जाता था, कुछ कृषि के लिए। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग अब ठोस जो है सीमेंट के घर बनाने लगे, टेक्नोलॉजी आ गई, इस तरह के ट्रैक्टर यूज करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब के लिए भी जमीन की उपलब्धता बढ़ गई। तो यहाँ पे जो भूमि थी, वन था, वन काट दिए गए और वहां पे घर बना दिए गए। ये सब होता है। यहीं पे इस तस्वीर में आप देखोगे तो जो पहले थोड़ा बहुत वन छोड़ा था, जो भूमि छोड़ी थी चारगाह के लिए, जो बिल्डिंगें थी लिमिटेड मात्रा में, वो अब उनकी संख्या बढ़ रही है। यहाँ पे अधिक से अधिक बिल्डिंगें बन रही है और जो वनों की मात्रा है वो कम हो रही है, खेती के लिए भूमि कम बच रही है, ये हो रहा है। इसी तरह इस पिक्चर में आप देखोगे तो एक तरह से शहरीकरण की तरफ जो है पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया है ये वाला एरिया, कि पहले बिल्डिंग, शहर, नगर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इस तरह का है। यहाँ पे आप देखोगे तो वन तो बिल्कुल ही नहीं है, बगीचे हैं तो बगीचे भी उतना जो है प्रदूषण जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए कि हरियाली वाला एरिया है, प्रदूषण जो वायु प्रदूषण होता है बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पे। उसी तरह से इस वाले चित्र में देखोगे तो गाड़ी वाड़ी चलना चालू हो गए हैं इस वाले पिक्चर में, तो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के कारक होते हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि वनस्पतियां हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है वायु मतलब प्रदूषण को कम करने में सहायक होती हैं। लेकिन जो शहरी इलाके हैं वहां पे तो इतने गीज लोग, घने जनसंख्या रहने लगी है कि वहां पे वनस्पतियों के लिए जगह ही नहीं है। वनस्पतियों को काट कर लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं, व्यापारिक जो स्थान है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें अन्य गतिविधियों में उस भूमि को लगा रहे हैं। तो इसके कारण होगा क्या कि प्राकृतिक जो वन, जो भूमि स्थल, जो चारगाह स्थल थे वो पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं, पूरी तरह से समाप्त हो ही गए हैं मोस्टली एरिया में। अब भूमि समाप्त हो जाएगी तो यहाँ पे सीमेंट वाले जो है एरिया देखने को मिलेंगे। तो मान लीजिए कि वर्षा हो रही है तो वर्षा के कारण जो है यहाँ पे इन शहरों में क्या होगा कि पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा निकासी के लिए कोई सुविधा नहीं होती है मोस्टली, तो पानी भर जाता है इन एरिया में। और पानी जैसे बाढ़ की स्थिति आ जाती है शहरों में, क्योंकि गटर व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होती है यहाँ पे। तो इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, यहाँ पे प्रदूषण का लेवल भी हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे भूमि का उपयोग तो केवल बिल्डिंगों के निर्माण के लिए, आवास के लिए, यातायात गतिविधियों के लिए ही किया गया है।
यहाँ पे जो है वनस्पतियों के लिए पेड़ लगाने या फिर फसल के लिए कोई जमीन छोड़ी ही नहीं गई है, तो उस इलाके में वायु प्रदूषण की मात्रा कितनी हाई होगी। तो आप देख सकते हो कि पहले क्या दशा थी भूमि की और अब क्या दशा हो गई है। वनस्पतियाँ कितनी कम होती जा रही हैं और जो भौतिक जो स्थापत्य कला जो स्थापत जो इंफ्रा तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे भूमि का उपयोग वनस्पतियों के साथ साझा किया जा रहा है कि वनस्पतियाँ भी हैं, लोग अपना वास में रह रहे हैं। यहाँ पे वनस्पतियाँ कम हो रही हैं, वन काटे जा रहे हैं और उसका भूमि का उपयोग अन्य स्तर पर किया जा रहा है। और इस वाले चित्र में तो आप देखोगे कि वन तो बिल्कुल नष्ट ही कर दिए गए हैं, सिर्फ लोग जो है आवास के लिए भूमि का उपयोग कर रहे हैं अपने। तो यहाँ पे जो पहले वनस्पतियाँ रहा करती थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब वनस्पति और वन वाले घास स्थल वाले क्षेत्र नष्ट हो जाएंगे, तो यहाँ इस इलाके में रह रहे जो वन्य जीव होते हैं, जो पक्षी होते हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएंगे। जो दलदली इलाके होते हैं, जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं जल को अवशोषित करने वाले, ये भी तो नष्ट हो जाएंगे। तो भूमि में जो पुनः जल भंडारण होता है वो भी नहीं हो पाता है इस कारण से। अन्य भूमि की समस्याओं में बात करें तो भूमि का उपयोग जो कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों में होने के कारण जो है भूमि का निम्नीकरण होता है, यानी जो उसका दोहन होता है, अपरदन होता है, भूस्खलन होता है, मृदा अपरदन होता है, मरुस्थलीय में भूमि का जो कन्वर्जन हो रहा है। तो इस तरह से भूमि जो है बहुत प्रभावित हुई है और इसके कारण जो है पर्यावरण को यह खतरा भी है, क्योंकि भूमि की गुणवत्ता जब कम होगी तो लोगों के लिए फसलों की पैदावार में कमी आएगी और इसके कारण जो एक तरह से आप वो फ्यूचर सोच के देखोगे तो कह सकते हो कि एक फेमाइन की स्थिति आ जाएगी एक समय के बाद। तो इसके लिए करना क्या होगा, हमें कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ पौधे यानी वनस्पतियों का उगाना होगा, पर्यावरण की तरफ ध्यान थोड़ा आकर्षित करना होगा, जो पेड़ है उनको नष्ट कम करना होगा, जो कृषि के लिए भूमि है, जो वन के लिए भूमि है, चरगाह भूमि है, उनको बचाना होगा। उनको बचाने के साथ साथ उनके मतलब विकास में उनको बढ़ावा देने पर हमें विचार करना होगा, ना कि उनका नष्ट करके वहां पे जो है बिल्डिंगें निर्माण करना, ये सब काम करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों का हमें ज्यादा से ज्यादा जो है संरक्षण करना होगा, वनोरोपण करना होगा। भूमि का उद्धार के लिए जो है भूमि को लिमिटेड जितनी उसकी कैपेसिटी है भूमि की, उसी के स्तर पर भूमि का उपयोग करना होगा। जल है उसका उसी के स्तर पर जितनी जल की आवश्यकता है उसी के अनुसार उसका उपयोग करना होगा। रासायनिक कीटनाशकों का, उर्वरकों का जो किसान अत्यधिक उपयोग करता है उस पर रोक लगानी होगी। साथ में अतिचारण जो होता है, मतलब लिमिटेड एरिया में चरगाह के लिए कम भूमि छोड़ी जाती है, तो अतिचारण के कारण वहां पे खास स्थल पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, तो उस अतिचारण को भी रोकना होगा। तो इस तरह से हम भूमि की गुणवत्ता को हम प्रयासों के माध्यम से ये सब करें तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सक्सेस हो ही सकते हैं। जो यहाँ पे भूस्खलन के बारे में बताया गया है कि भूस्खलन से बहुत नुकसान होता है। हम और आप जैसे मैदानी इलाकों में रहते हैं, तो यहाँ पे तो हमें भूस्खलन का उतना पता नहीं चलता, इसके प्रभाव का पता नहीं चलता है। मान लीजिए कि ये तो नॉर्मल सी घटना लगती है, क्योंकि ये इससे हम कभी शहरी या ग्रामीण इलाके, जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे लोग इन सब प्राकृतिक आपदा से कभी प्रभावित नहीं होते, तो उनको कोई आइडिया नहीं होता कि ये एक तरह से बहुत बड़ी आपदा है। पर एक तरह से सोच के देखिए कि जब पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि भूकंप के कारण, ज्वालामुखी के कारण या फिर वर्षा के कारण, हवा के कारण या फिर जो दलदली इलाके हैं उनमें गीलापन होने के कारण जो है जो पर्वत का मान लीजिए कि सैल या मलबा है तो धीरे धीरे खिसकना चालू करता है और खिसक कर जो इस पर्वत के इस घाटी में बसे हुए गांव होते हैं, ये पूरे गांव पर गिर जाता है मलबा। मान लीजिए कि पूरे एरिया को कवर कर लेता है और इसके कारण यहाँ पे बसे हुए गांव, छोटे छोटे लोग, जो गतिविधियां किसान लोग, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है इस मलबे के कारण। तो भूस्खलन पर्वतीय इलाकों में अधिक देखने को मिलता है। जो हिमालय की परिपाटी है वहां पे आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती हैं।
तो ये सब होता है और इससे जान माल की हानि के साथ साथ जो हमारे संसाधन है, भौतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन, ये भी हमारा मतलब पूरी तरह से नुकसान होता है। मानव का नुकसान हो जाता है, मानव संसाधन का। गांव के गांव मलबे के दबने दबने के कारण जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह के भूस्खलन से अपना एक प्रभाव है, इसका अपना एक विध्वंस एक प्रभाव है जिसको ये पहाड़ी इलाकों में होता है। तो भूस्खलन से जीवन और संपत्ति दोनों को ही ये नुकसान पहुंचता है। और यहाँ पे भूस्खलन का एक उदाहरण दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट जो है पंजी गांव में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय मार्ग 22 जो है पूरी तरह से बंद हो गया था। और ये लगभग हिंदुस्तानी तिब्बत सड़क मार्ग का जो इलाका था 200 मीटर का, उसी पर ये मलबा गिर गया था। तो यहाँ से पूरी तरह से जो है रोड कनेक्टिविटी बंद हो गई थी। मान लीजिए कि पहाड़ी इलाके में अगर एक मार्ग जा रहा है पहाड़ से होते हुए, उस पे कहीं मलबा गिर जाए तो ना इधर के लोग इधर जा सकते हैं, ना इधर के, यानी कनेक्टिविटी जो है बहुत प्रभावित होती है मलबों के कारण, भूस्खलन के कारण। गांव के गांव को क्षति पहुंचती है इसके कारण। अब हमें भूस्खलन को कम करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो मान लीजिए कि सड़क है, सड़क पर्वतों से होकर गुजर रहा है और यहाँ पे सड़क के किनारे जो रोड बन रहा है उस पर हमें एक तरह से जो है दीवार बनानी चाहिए, ऐसे अवरोधक दीवार जो भूमि को खिसकने, अगर भूमि गिर भी रही है तो वो दीवार पर टक्कर रह जाए, ये ना कि सड़क पर आकर गिर जाए, जिससे कि जो सड़क की आवाजाही गतिविधियां हैं वो प्रभावित ना हो। भूस्खलन को रोकने के लिए अन्य तरीकों की बात करें तो वनस्पतियों का ज्यादा से ज्यादा क्या है वृद्धि करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ों जानते हैं कि भूमि को पकड़ के रखती हैं गहराई तक। तो भूस्खलन के समय मान लीजिए कि कोई मलबा है, जल के कारण वर्षा हुई, वर्षा के कारण जो है भूमि का ये ऊपरी परत एकदम मलबे में तब्दील हो गया और भूमि की परत सड़कने लगी। तो अगर पेड़ यहाँ पे रहेगा तो ये पेड़ की जड़ें जो है भूमि को पकड़ के रखेंगी अपने साथ, और इसके कारण जो भूस्खलन कम होगा, या फिर होगा तो बहुत कम मात्रा में होगा। तो इस तरह से हम भूस्खलन को रोक सकते हैं। साथ में सतही अपवाह और झरना प्रवाहों का साथ जो है भूस्खलन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जो है अपवाह नियंत्रण, यानी जो सतही अपवाह होते हैं, मान लीजिए कि जल है ऐसे बह रहा है पर्वतीय इलाकों से, तो वहां पे उस जल में ऐसे बांध बना के या फिर उसकी गति को धीमी करके जो है भूमि के अपरदन को रोकेंगे, तो भूमि के अपरदन के साथ साथ जो है भूस्खलन भी रुकेगा। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं जो है भूस्खलन से निपट सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मुर्दा। तो मुर्दा जो है भूमि का शुरुआती स्तर पर जो भूमि का विकसित स्तर होता है उसी को मुर्दा कहा जाता है। तो भारत का उदाहरण लेकर देखते हैं कि ये किस तरह से है। तो ये भारत का पश्चिमी इलाका, ये भारत का दक्षिणी, ये पूर्वी कह सकते हो, यहाँ पे उत्तर भारत का इलाका है, ये मैदानी एरिया मध्य भारत। तो यहाँ की भूमि को आप देखोगे तो यहाँ पे भूमि काली मिलेगी, यहाँ की भूमि को आप देखोगे तो लाल भूमि है, यहाँ की भूमि को देखोगे तो यहाँ पे दोमट वाली भूमि है, यानी जो बाढ़ के समय जो भूमि नदियां लेकर आती हैं, जो अपरदन करती हैं, उसके कारण जो भूमि जो स्तर जमा होता है, सतह हो जाती है, उसको हम दोमट वाली भूमि कहते हैं, एक तरह से उपजाऊ। साथ में बलुआ भूमि भी होती है जो रेगिस्तान वाले इलाके में है। तो इन दोनों भूमियों को हम कंपेयर करते हैं, पश्चिमी भूमि और दक्षिणी भूमि को। तो ये जो दक्षिणी भाग है ये पठार पे स्थित है और यहाँ की भूमि को हम देखते हैं तो ये लाल कलर की मोस्टली दिखती है। कर्नाटक का एरिया आप स्पेशली देखोगे तो लाल कलर की भूमि यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऐसा क्यों है? ये आप देखो कि इसका भौगोलिक दशा क्या है कि यहाँ पे शुरुआती स्तर पे जब आप पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ोगे तो देखोगे कि ये जो भाग है पठार पे स्थित है, दक्कन पठार कहा जाता है। और यहाँ पे जो दक्कन पठार है यहाँ पे खनिजों की मात्रा अधिक है और इस खनिज में अलग अलग मतलब मान लीजिए कि पठार वाला इलाका है तो यहाँ पे अलग अलग तरह के खनिज का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। लौह तत्व वाले मतलब अन्य अयस्क, ये सब मिक्सिंग एरिया है यहाँ पे। तो इसके कारण जो है ये जो चट्टान थी पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो चट्टान थी वो तो अलग अलग खनिजों से बनी है और धीरे धीरे जब उस चट्टान का दोहन होता है, अपरदन होता है, मतलब कह सकते हो कि निच्छेदन होता है, तो वो भूमि जो है धीरे धीरे पत्थर जो है जो ये पहाड़ है इसका कन्वर्जन होता है
रेतीली कंकड़ों में धीरे-धीरे वो एकदम महीन कणों में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसपे जैविक पदार्थ निर्मित होते हैं। अपक्षयित चट्टान पे अन्य क्ले, समय के साथ वर्षा, ये सब ह्यूमस, वनस्पति धीरे-धीरे जो है उस इलाके में जमा होते जाते हैं और वो धीरे-धीरे जो है समय के साथ-साथ उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट होती है। तो एक चट्टान से एक भूमि तक यानी एक महीन कण तक बनने में और उपजाऊ महीन कण बनने में सालों, करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया जिम्मेदार होती है। तो इस तरह से किसी स्थल की भूमि का निर्धारण वहाँ पे स्थित शुरुआती जो उत्पत्ति के कारक थे, वहाँ का शुरुआती चट्टान है, वो बहुत मैटर करता है। तो इस तरह से पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत के में यहाँ पे पठारी इलाके में लाल भूमि देखने को मिलती है। वहीं पे गुजरात वाले इलाके में देखेंगे तो काली भूमि देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो चट्टान होगा, जो पत्थर होगा शुरुआती दौर पे, उसका स्वरूप अलग होगा, उसकी गुणवत्ता अलग होगी। इस कारण से ये जो है वेरिएशन देखने को मिलता है हमें। तो मृदा के निर्माण में ये आप समझ गए होंगे कि जनक चट्टानें महत्वपूर्ण कारक होती हैं। तो उसके बाद अपक्षयित चट्टानें, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो चट्टानों का घिसाव करता होता है वो, फिर बालू, गाद, क्ले भी जो उपमृदा आती हैं वो जिम्मेदार होती है। फिर सबसे ऊपरी परत जो मृदा की होती है, जिसमें ह्यूमस होता है, वनस्पति उगती हैं, वो एक तरह से जो है भूमि को उपजाऊ करने में महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। इस तरह से भूमि का एक जो है स्तर का निर्माण होता है, जिसको मृदा परिच्छेदिका भी आप कह सकते हो। मृदा परिच्छेदिका का निर्माण इस तरह से होता है, यानी भूमि के निर्माण की प्रक्रिया को ही मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। तो इस तरह से जो है भूमि निर्मित होती है। यहाँ पे एक फैक्ट दिया है, आप देख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर भूमि को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर, आप अगर स्केल से मापोगे 1 सेंटीमीटर भूमि को, इतना ही गैप रहता है 1 सेंटीमीटर का, उसको बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। यहाँ पे अपक्षयन का मतलब होता है कि किसी भी पर्वत है, पहाड़ है, या फिर पर्वतों के हिसाब से ही नहीं, आप वनस्पति के हिसाब से भी देख सकते हो, पेड़ पौधों के हिसाब से भी देख सकते हो, या फिर मनुष्य जो कंकाल होते हैं उसके हिसाब से भी देख सकते हो। तो ये जितने भी ठोस पदार्थ है, इनका समय के साथ वर्षा के कारण, हवा के कारण या फिर अन्य जो फैक्ट है उनके कारण जो है, भौतिक दशाओं के कारण, तापमान का घटना बढ़ना, ये सब भौतिक दशाओं के कारण जो है इन चट्टानों, इन सतहों पर जो है घटनाएं घटती हैं। मतलब कि ये जो चट्टानें सतह हैं घटती बढ़ती हैं, फिर इनमें थोड़ा बहुत टूटन जैसे घटना होती है, फिर धीरे धीरे ये घर्षित होती है, घर्षित होने के कारण जो टूटती हैं, फिर उनका क्षयन होता है, धीरे धीरे घिसकर ये पूरी तरह से क्षयित हो जाती हैं समय के साथ साथ। तो इस पूरी घटना को हम अपक्षयन कहते हैं। तो इस तरह से ये अपक्षयन होता है। जैसे कि नदी है, तो नदी एक, मान लीजिए कि नदी बह रही है, तो ये पर्वत यहाँ पे बीच में आ गया, तो धीरे धीरे नदी की लहरें जो है इस ये पर्वत से धीरे धीरे टकराएंगी, धीरे 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 समय के साथ उसको जो है भूमि का जो इस पर्वत का जो कमजोर भाग होगा उस पर वो प्रहार करती रहेंगी, ऐसे लहरें जो आती हैं नदी की उसके। और ये पहाड़ का जो इलाका है, यहाँ पे पहाड़ जो इसमें कई बार क्ले होता है, कई बार चूना पत्थर से निर्मित होता है, तो अलग अलग सेलों से ये और खनिज संसाधनों से जो है ये पर्वत का निर्माण हुआ है। तो इस पर्वत पर अगर क्ले से बना होगा, चूना पत्थर का ये पहाड़ होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसका कटाव होना चालू हो जाएगा और इस कटाव के कारण जो है नदी अपना यहाँ पे मार्ग बना लेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये पत्थर का जो है अपरदन हो गया, यानी उसका टूटना हो गया, क्षयन हो गया, और वो वहां से उसका रूप ही बदल गया पूरी तरह से। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जो घटनाएं घटती हैं और इसके कारण जो है जो पर्वतों, चट्टानों का, किसी भी वस्तु का, ठोस का जो है स्वरूप बदल जाता है तापमान के कारण, ठंडी गर्मी के कारण, उसको हम अपक्षयन कहते हैं। तो मृदा के अन्य फैक्टरों की बात करें कि मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं कि मृदा का स्तर क्या होगा। तो पहला तो हमने देखा कि जनक सेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वहाँ की चट्टान किस तरह से निर्मित है, मतलब कि क्या रासायनिक गुणधर्म है उस चट्टान का, क्या रंग है, क्या कलर है। जिस तरह का चट्टान का कलर होगा उसी तरह की वहाँ पे भूमि होगी शुरुआती स्तर की। उसी तरह से दूसरा जो कारण है कि उस स्थल का जो स्थलाकृति कहाँ पे है, यानी पठार वाले एरिया में है कि मैदानी वाले एरिया में है। तो यहाँ पे बहुत वेरिएशन का काम करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे मैदानी इलाका है, यहाँ पे कोई चट्टान है, तो इसका भूमि का मतलब इसके रंग गठन, इसका सेल का रूप, गुणवत्ता बहुत अलग होगा। वहाँ पे
दक्कन के पठार की बात करें, यहाँ पे कोई पर्वत है तो इसका कलर, इसकी ऊंचाई, इसका मतलब ढाल, ये सब अलग होगा। तो ये भी कहीं न कहीं मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जैसे कि उच्चावच हो गया, ढाल हो गया, मुद्दा का संचयन में ये सब जो है कारक अपनी भूमिका निभाते हैं। उसी तरह से उस सतह पर जहाँ पे पर्वत है, जहाँ पे ये सब कारक पाए जा रहे हैं, सेलों का गठन और अपक्षयन हो रहा है इस पर्वत का, तो वहाँ पे वनस्पति जात उपलब्ध है कि नहीं। मान लीजिए कि अफ्रीका का उदाहरण लेते हैं, तो अफ्रीका में तो पर्वत तो रहे होंगे शुरुआती दौर में, उनका धीरे-धीरे अपक्षयन हो गया। पर वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इस समय भी ढेर सारा जो एरिया इलाका है वो कंकड़ों से घिरा हुआ है, मतलब कंकड़, पथरीली भूमि देखने को मिलती है, पथरीली मृदा है, और उस मृदा में जो है ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, यानी वनस्पतियां नहीं है वहाँ पे उस इलाके में। यानी अफ्रीका का होल एरिया देखोगे तो बहुत ही कम वहाँ पे वनस्पतियां देखने को मिलती है इस डेजर्ट पे, मतलब इस महाद्वीप पे। तो इस यहाँ पे सहारा डेजर्ट भी है, जिसको हम विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो है कि वनस्पतियां नहीं होती हैं, तो भले वहाँ पे चट्टानों का रूप भले बदल गया हो, अपक्षयन हो गया हो, लेकिन वनस्पतियां नहीं होंगी तो उस भूमि में उपजाऊतापन नहीं आएगी। यानी एक तरह से ह्यूमस जो होता है उसका दर नहीं रहेगा, उसकी मात्रा नहीं रहेगी, तो वहाँ पे वो भूमि जो है उपजाऊ भूमि के रूप नहीं लेगी, बल्कि वो बंजर भूमि हो जाएगी। यानी भूमि को उपजाऊ होने में ह्यूमस का अपना एक योगदान होता है, क्योंकि ह्यूमस रहता है तो पौधे को पालन पोषण करने में जो है ये ह्यूमस महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक होता है। इसके वृद्धि ह्यूमस के ऊपर ही निर्भर करती है कि ये वृद्धि पेड़ के पौधे की जो वृद्धि है डिसाइड करता है ह्यूमस की कितनी बढ़ेगी, कितना नहीं, कब तक बढ़ेगा। तो ह्यूमस का अपना रोल है मृदा में। समय जो है, समय एक महत्वपूर्ण कारक है, जैसा कि हमने देखा सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर भूमि के निर्माण में। तो ये समय भी मृदा परिवेदिका के लिए उसकी मोटाई को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक है। इसी तरह से लास्ट एस्पेक्ट की बात करें तो जलवायु, तापमान, वर्षा, ह्यूमस, ये भी जो है मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक है। तो आप समझ गए होंगे कि मृदा के लिए जनक सेल, उसकी ढाल की स्थिति यानी स्थलाकृति, वनस्पति यानी मृदा में रहा हुआ ह्यूमस, सूक्ष्म जीव हो, वनस्पति हो, प्राणी जात हो, मतलब ये सब चीजें जो है ह्यूमस के लिए। साथ में समय और जलवायु, भौतिकी जो स्थिति है, तापमान है, वर्षा है, ये सब फैक्ट है मृदा को निर्माण में प्रभावित करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मृदा निर्माण के कारकों में हमने जैसा देखा कि 2 मुख्य कारक हैं, एक तो सेल और जलवायु कारक। यानी जो शुरुआती दौर का जो सेल होता है मृदा का, वो सेल, जनक सेल जिम्मेदार होता है कि जैसे ही उस सेल की रासायनिक गुणवत्ता, उसका ढाल का स्थिति होगा, उसके अनुसार ही वहाँ पे भूमि देखने को मिलेगी। साथ में जलवायु दशाएं कि जलवायु की स्थिति, वहाँ पे ताप, वर्षा, धूप, ठंड, जिस तरह की दशा होगी उस तरह का वहाँ पे भूमि का निर्माण होगा। यानी जनक सेल के साथ साथ मान लीजिए जनक सेल की जो गुणवत्ता है वो तो उसका अपक्षयन तो होगा ही समय के साथ, लेकिन वहाँ पे अन्य कारक होंगे जैसे कि जलवायु है, तापमान है, तो ये डिसाइड करेंगे कि कितना समय लगेगा उस जनक सेल को भूमि में कन्वर्ट होने में। तो ये दोनों मुख्य कारक हैं समय मृदा के निर्माण में। इसके साथ साथ स्थलाकृतियां हमने बात की, ये सब जो है जैव पदार्थ और ह्यूमस के लिए सब घटक कारक है मृदा के निर्माण में। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण किस तरह से किया जाए, तो समय के साथ मृदा का जो है अति दोहन हो रहा है। अधिक छोटे इलाके में अधिक से अधिक कीटनाशकों का उपयोग, अधिक से अधिक खाद का उपयोग करके, अधिक से अधिक जल का उपयोग करके जो है मृदा की गुणवत्ता कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और जैसा कि हमने बात किया शुरुआती में कि 30% एरिया में जो है लोग अधिक रहना पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मृदा का अधिक से अधिक दोहन हो रहा है। साथ में जो वन वाले इलाके थे, जो वनस्पति वाले क्षेत्र से, जो यहाँ पे वन्य जीव, वनस्पतियों का पारिस्थितिकी तंत्र था, उनका नष्ट हो रहा है, क्योंकि मानव जो है उनको नष्ट करके अपना आवास वहां पे बसा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि मृदा का गुणवत्ता तो प्रभावित हो ही रही है ना, क्योंकि पहले जहाँ पे उपजाऊ भूमि थी उस भूमि पर अब आप कोई जो है वहाँ पे निर्माण कर दो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दो, तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से यहाँ पे जो भूमिगत जल का जो जल भंडारण होता है वो नहीं हो पाता है। साथ में इन इलाकों में जो है
बाढ़ की स्थिति आ जाती है वर्षा के समय, क्योंकि जल निकास की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। साथ में मतलब अन्य कारकों में बात करें तो जल की कमी हो जाती है। साथ में हम देखते हैं कि जल प्रदूषण की समस्या सब होती है। तो भूमि का सदुपयोग करना एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होना चाहिए हमारे जीवन का, कि हम भूमि का अच्छे से और सतत विकास के साथ उपयोग करें। तो मृदा का अपरदन और क्षीणता जो होती है, ये दोनों दोनों मुख्य कारण हैं जिसके कारण मृदा संसाधन पर खतरा है, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपरदन होना और उसका अधिक से अधिक दोहन करना, उनका नुकसान पहुंचाना भूमि को। ये हमारी जो भूमि भी तो एक प्राकृतिक संसाधन है, तो इस संसाधन पे इन दोनों मुख्य कारकों से खतरा है। मानव जो है भूमि का अधिक से अधिक उपयोग कर रहा है, तो अधिक से उपयोग करने से वो वनों को उन्मूलन कर रहा है। अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशकों, वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़, ये सब कारक हैं जो जिसके कारण मृदा की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। तो इस गुणवत्ता को सुरक्षित रखने के लिए हमें इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि मृदा की गुणवत्ता प्रभावित भी ना हो और हमें जो है अपने फसल की जितनी डिमांड है हम उसको पूरा कर सके, मनुष्य के लिए जितने आवास की आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकें। तो ये होगा कैसे? तो इसके लिए कुछ विधियां हैं जिनको हम अगर हम मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं तो उस मृदा को हम एक अच्छे ढंग से अच्छी एक्सरसाइज के साथ उपयोग करें, तो ये पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मल्च बनाना। यहाँ पे मल्च का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने एक पेड़ लगाया या फिर आपकी खेती है, आपने यहाँ पे टमाटर का पेड़ लगाया पूरे इस इलाके में। इस टमाटर के पेड़ के नीचे जो है आप झाड़, जो यहाँ पे तना है, यहाँ पे पेड़ का पत्ता है, ये तने के पास ना आप झाड़ियाँ रख दो सूखी हुई। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो भूमि थी, भूमि के पास जो जल था वो भूमिगत जल का वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा और उस पौधे को तो पानी मिलेगा ही, साथ में वाष्पोत्सर्जन से जो है मतलब वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो जल सुरक्षित भी रहेगा और इस तरह से जो मृदा को जल चाहिए वो भी वहां पे उपलब्ध हो सकेगा। तो इस तरह से हम इस गतिविधि को रोक सकते हैं कि मृदा की जो आर्द्रता है वो नष्ट रोक होने से जो है हम रोक सकते हैं मल्च बना के। तो इसको मल्च बनाना कहते हैं कि किसी पौधे के नीचे जो है घास झाड़ियाँ रखकर उसको ढक दो कि जिससे कि जो आर्द्रता है वो नष्ट ना हो, उसको ही मल्च बनाना कहा जाता है। दूसरा है कि वेदिका फॉर्म। जैसे पहाड़ी इलाकों में होता है क्या है कि सीधी सीधी ढलान इलाके होते हैं तो इन पे खेती करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे कुर्सी आप वेदिका यानी सीढ़ी, ऐसे सीढ़ी आकार के बनाकर करो, जिससे कि जहाँ पे ये वाला चौरस वाला इलाका वहाँ पे कुर्सी करो और जो पानी यहाँ से वर्षा खाएगा वो यहाँ से होते हुए इस वाले पे जाएगा, इस वाले पे, तो इस चौरस पर जो है पानी टिक सकेगा और मुद्दा को भी जमीन मतलब पानी मिल सकेगा। इस तरह से वेदिका फॉर्म बना के हम भूमि का अधिक उपयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम पहाड़ी इलाकों का, जो पर्वतीय ढाल वाले इलाके उनका उपयोग भी कर सकेंगे फसल के उत्पादन के लिए। तो इससे जो है मैदानी इलाकों पर जो भूमि का दबाव पड़ता है फसलों का वो कम होगा, यानी दबाव यहाँ पे कम होगा क्योंकि हम जो भूमि का जो फसल उत्पादन का जो थोड़ा बहुत भाग है ये पर्वतीय ढालू इलाकों पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैदानी इलाकों की भूमि पर जो है दबाव कम होगा। समुच्च रेखीय जुताई, यानी जो पहाड़ी इलाके हैं उन पर इस तरह की खेती की जाए कि समुच्च रेखा में इस तरह के ढाल वाला इलाका तो ढाल के हिसाब से ही कृषि करो, जिससे कि वहां पे बहता हुआ जल है वहां पे टिक सके और एक प्राकृतिक अवरोधक का काम हो सके, इस तरह से कि जमीन जो जल है यहाँ पे इकट्ठा हो सके और पौधों के विकास के साथ साथ जो है भूमि को भी जल भंडारण का भी एक मौका मिले। तो इस तरह की कृषि हम कर सकते हैं। रक्षक मेखलाएं बनाकर कि मान लीजिए कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, रेगिस्तान का इलाका है और यहाँ पे गुजरात वाला इलाका है, ये आप बॉर्डर डिसाइड कर लो। तो ये रेगिस्तानी इलाके में रेतीली हवाएं चलती रहती हैं, मतलब कि हवा के साथ साथ रेत उड़कर इन इलाकों में आती रहती है। गुजरात के जो बॉर्डर वाला इलाका है वहाँ पे वो रेत के माध्यम से जो है हवा, वो रेतीली हवा इस इलाके में आ रही है और यहाँ की भूमि आप देख सकते हैं काली मिट्टी उपजाऊ भूमि है। तो रेत का विस्तारण तो हो रहा है और इसके कारण यहाँ की भूमि जो है प्रभावित हो रही है। ये गुजरात और बॉर्डर गुजरात और राजस्थान के सटे हुए इलाकों की भूमि जो है प्रभावित हो रही है, इसकी गुणवत्ता कम हो रही है क्योंकि रेतीली हवाएं के कारण यहाँ पे रेत जमा हो रही है। तो हमें करना क्या होगा कि इस यहाँ पे बाढ़ का निर्माण कर देने
चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि भूमि है, तो इस भूमि के चौरस इलाके पे आप पेड़ लगा दो चारों तरफ, जिससे कि को जो रेतीली हवाएं हैं ये पेड़ों से टकरा कर यहीं पे जो है निक्षेपण कर दे, बाकी जो है भूमि सुरक्षित रहे इस साइड की। तो इस तरह से हम बाढ़ का निर्माण करके जो है भूमि का वायु के माध्यम से जो अपरदन होता है उसको हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट है कि समोच्च रेखीय रोधिकाएं। तो जो भूमि का इलाका है, जो घास वाला इलाका है, तो वहीं पे ही आप पेड़ पौधे लगाकर एक रोधक का काम मतलब एक बाड़ बना दो, कि जिससे कि वहां पे जल इकट्ठा हो और वहां पे जो है ज्यादा से ज्यादा वनस्पतियां उग सके। तो इस तरह से प्राकृतिक रूप से भी हम जो है समुच्च रेखो रोधिकाओं का निर्माण करके जल का अधिक से जल के साथ साथ भूमि की गुणवत्ता में हम सुधार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण पे दिया है कि मान लीजिए कि ये सतह है और यहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं है, तो सीधा क्या होगा कि जब वर्षा का जल आएगा तो इस इलाके में जल जो है सीधा मिट्टी को अपरदित करता हुआ मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन हो रहा है। यानी ऊपरी परत की जो भूमि है, जो उपजाऊ भूमि है, वो ह्यूमस वाली भूमि है, उसका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है। यानी यहाँ पे जो स्थायी भूमि थी, उपजाऊ था इस भूमि का, ये पूरी तरह से हट गया और ये दूसरी जगह मतलब इसका अपरदित होकर दूसरी जगह चला गया। तो यहाँ की भूमि क्या होगी, समय के साथ साथ पूरी तरह से बंजर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊपन ह्यूमस नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या है कि बिना वनस्पति वाले इलाके में इस तरह की गतिविधियां होती हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इस तरह के पेड़ पौधे लगाने होंगे भूमि के। अगर मान लीजिए कि इधर चारों ओर लगा लो आप, या फिर ऐसे क्यारी में लगा लो, लाइन से लगा लो, इस तरह से पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ जो है भूमि की जो सत्ता है उसको गहराई से जकड़ के रखते हैं। इसके कारण भूमि का अपरदन बहुत कम होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्मेशन जो एक होता है, ट्रांजिशन, वो कम होता है और उससे जो है भूमि, यहाँ जो उपजाऊ भूमि है वो बनी रहती है। तो इस तरह से हम वनस्पतियों को लगाकर भूमि की गुणवत्ता और जल को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये आपको डिफरेंस है। ये इस तरह की गतिविधियां जो है अफ्रीका वाले इलाके में देखने को मिलती है, कि वहां पे कहीं ना कहीं उपजाऊ भूमि होगी तो वर्षा के कारण वो उपजाऊ भूमि का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है और भूमि का अपरदन होता है, जिससे कि वो भूमि उपजाऊ थी अब वो बंजर में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह से वहां पे पेड़ पौधे नहीं है तो पथरीली भूमि का मतलब मान लीजिए कि शुरुआती तौर पे तो अफ्रीका का उपजाऊ भूमि रहा होगा, तो कटीली झाड़ियां भले मिलती होंगी, वनस्पतियां मिली होंगी, लेकिन कम वनस्पति होने के कारण उस भूमि का जो है अपरदन होने के कारण उसकी ऊपरी परत की जो उपजाऊ भूमि थी, ह्यूमस वाली थी, उनका अपरदन हो गया। अब वहां पे पथरीली भूमि बची है। तो पेड़ पौधे भी भूमि की दशा, उसकी गुणवत्ता को डिसाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चट्टानी बांध मतलब कि जल के प्रवाह को कम करने के लिए जो है नालियों से जो है चारों ओर ऐसे भूमि है, कोई पहाड़ी इलाकों में या फिर ढाल वाले इलाके, तो वहां पे नाली बना दो। ऐसा नहीं कि पूरी भूमि से ही जो जल प्रसारित हो, बल्कि एक नाली से होता हुआ जल निकल जाए और जो उपजाऊ भूमि हो वो सुरक्षित रह जाए। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि बीज की फसल लगानी, यानी वर्षा दोहन से भूमि को सुरक्षित रखने के लिए जो है हम अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें लगाएं, जिससे कि क्या होगा कि भूमि को भी यानी मृदा को भी टाइम मिल जाएगा अपनी गुणवत्ता को रिस्टोर करने का। और ऐसा होता है ना कि कर्तन और दोहन की कृषि में लोग एक जगह से दूसरी जगह कृषि करते हैं, पर्वतीय इलाकों में रहने वाले लोग, कि उस समय यहाँ पे कृषि की, फिर वहाँ के पेड़ जो वनस्पति है पेड़ों को काट कर वहाँ पे कृषि की, और उसके बाद 10 सालों तक कृषि करने के बाद वो वहाँ की गुणवत्ता जब नष्ट हो जाती है, भूमि की उपजाऊता कम हो जाती है, तो वो दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं और वहाँ पे पेड़ पौधे काट कर फिर भूमि मतलब फसल उगाना चालू कर देते हैं। और कुछ समय बाद यहाँ पे जब जमीन और मृदा की गुणवत्ता कम होती है तो फिर ये इस जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे वो पहले कृषि करते थे। इस तरह से जो मृदा की गुणवत्ता है, रिस्टोरेशन का जो मृदा की गुणवत्ता को रिस्टोर करने का जो समय देना चाहिए, जिससे कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जल। तो जल के बारे में हम बात करें तो जल क्या है, एक तरह का नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है और ये पृथ्वी पर 3/4 भाग पर स्थित है। मतलब कि 97% एरिया पृथ्वी का पूरा जल से घिरा हुआ है। फिर भी हम देखते हैं कि 2.7% जो हमारा जल है वही पीने योग्य है, यानी अलवण जल है। बाकी जो जल है वो तो पूरी तरह से लवण है, यानी नमक वाला खारा जल है, तो उसका हम उपयोग ही नहीं कर सकते।
तो इस तरह से 2.7% जो जल है उसी को हम उपयोग कर सकते हैं, और उसमें भी 70% जो जल है वो हिमानी इलाकों में है, मतलब एक तरह से बर्फ के रूप में है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों के पास। तो बहुत ही कम मात्रा में जो है जो तरल रूप में जल हमारे पास उपलब्ध है। यानी देखिए कि यहाँ पे आप वेरिएशन देखोगे कि 100% में से जो 70% जो जल है वो अलवण जल है, यानी वो खारा मीठा पानी है। लेकिन ये 70% जो मीठा पानी है ये बर्फ के रूप में स्थित है, और अब बचा 30% जल, ये केवल पीने योग्य है। और इसका विवरण आप देखोगे ये भूमिगत जल में, नदियों में, झीलों में, जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पे नदियों में स्थित है। तो इस 30% जल का ही उपयोग हम करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। यही जो ये 30% जो जल है यही हमारी दिनचर्या और हमारी जो कह सकते हो कि फसलों के लिए जो जल की आवश्यकता है, जो कारखानों के लिए जल की आवश्यकता है, इसको पूर्ति करने में ये जल का अपना योगदान होता है। तो 30% जल में ये सारी गतिविधियां अपने मनुष्य की आवश्यकता है, फसलों की आवश्यकता है, वनस्पतियों की आवश्यकता है, वन्य जीवों की आवश्यकता है, कारखानों की आवश्यकताएं पूरा करता है ये 30% जल। तो लवणीय जल और अलवणीय में अगर जल को विभाजित करें तो 97.2% या 3% जो जल है वो लवणीय है, खारे के रूप में है। वहीं पे जो है 2% जो 2.7% जो जल है वो मीठे पानी के रूप में है। इस तरह से ये पानी इतनी कम मात्रा में है, उसमें से आपने देखा कि 70% जो है जल है वो बर्फ के रूप में ध्रुवीय इलाकों में स्थित है, और 30% जो जल है ये अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर मीठे पानी के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। तो जल का उपयोग जो है और जल की जो प्रक्रिया है ये एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब कि जल भूमि पर स्थित होता है, फिर इसका वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के बाद वो वर्षण के रूप में बादलों के रूप में कन्वर्ट होता है, फिर ये वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पुनः जल की बूंद के रूप में नीचे आता है। तो इस तरह से ये जल चक्र घूमता रहता है और इसी को हम जल चक्र कहते हैं। मनुष्य के उपयोगों को देखें तो इस पीने के पानी, धुलाई, कपड़े, बर्तन, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में, वनों के उत्पादन में, मतलब वनस्पतियों के लिए, कारखानों के लिए, हर एक चीज में जो है जल की आवश्यकता इसी मीठे पानी से पूरी होती है। अगर हम बात करें कि इस मीठे पानी का जो मात्रा है इसकी कमी के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, तो जो ये जल है इसका सदुपयोग ना कर पाना एक महत्वपूर्ण कारक है। अति उपयोग करना जल का एक मुख्य कारक है। बढ़ती हुई जनसंख्या भी जल की कमी का मुख्य कारक है। भोजन और नकदी फसलों को बढ़ावा देना भी एक तरह से जल का कमी का मुख्य कारक है। नगरीकरण का बढ़ना और लोगों की बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने की चाहत रखना भी जल के कमी का एक मुख्य कारक है। तो ये सब जल की कमी को दर्शाते हैं कि जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से सप्लाई नहीं होगी जल की, तो क्या होगा कि जल की कमी आएगी और एक तरह से जल संकट पूरे विश्व में कहीं ना कहीं खतरा इसका मंडरा रहा है। उसी तरह से जल की उपलब्धता की समस्या की बात करें तो विश्व के कई प्रदेशों में जो जल की कमी से जूझ रहे हैं। अफ्रीका है, पश्चिमी एशिया का इलाका है, दक्षिणी एशिया है, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भाग है, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको का एरिया है, दक्षिणी अमेरिका के कई भाग है, और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में जो है अलवणीय जल की कमी देखने को मिलती है। साथ में वे देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ पे अक्सर सूखा पड़ा रहता है, यानी वर्षा नहीं होती है तो सूखे की स्थिति में पूरी तरह से रहते हैं। यानी सूखा रहेगा तो ना ही खाद्य पदार्थ का उत्पादन हो सकेगा, ना ही अन्य गतिविधियां होंगी। इस तरह से जल का विभाजन और जल की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण संसाधन है किसी राष्ट्र के विकास में भी, तो ये आपको इस एस्पेक्ट से देखना है। साथ में जल का प्रदूषण होना और उसका अति उपयोग करना ये जल की कमी को दर्शाते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि कई हमारे जो पृथ्वी पर स्थित देश हैं, इलाके हैं, वहाँ पे जल की कितनी कमी है, जो लोग जो है जल उनको मिल नहीं पाता, और हमें मिलता है तो हम उसको कितना अति दोहन और उसका कितना कैजुअली उपयोग करते हैं। तो उस चीज पर हमें थोड़ा सावधानी रखकर हमें जल को ध्यान में रखते हुए उसकी उपलब्धता को उपयोग में करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक जल बाजार की बात की गई है कि जल का भी बाजार होता है। सौराष्ट्र के प्रदेश में 1 यानी 1.5 लाख के आसपास जनसंख्या वाला
अमरेली शहर के पास लोग जो है वहाँ पे जल खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है कि जल की आज बिक्री हो गई है। आप देखते होंगे कि हाल ही में कुछ सालों पहले ही जो ₹1 में 1 पाउच जल ऐसे 1 लीटर जल मिलता है। इस तरह की मतलब शहरों में ये पहले ये चीज़ें मुफ्त में होती थी कि लोग जल को सड़क के किनारे रखते थे कि लोग जो है यात्रा करने वाले जल को पिएँ। मतलब एक मेहमान नवाज़ी होती थी इस तरह से चीज़ें। लेकिन आज जो जल है उसको हम खरीद कर उपयोग में करने लगे हैं। तो इसी का उदाहरण है कि जल बाज़ार अब विकसित होने लगे हैं। इसी तरह से आप देखोगे कि कर्नाटक और तमिलनाडु वाला एरिया है, यहाँ पे भी कावेरी नदी को लेकर विवाद चलता रहता है। तो यहाँ पे भी जो जल पूरी तरह से ये जो राज्य हैं कावेरी नदी पर निर्भर हैं। तो यहाँ पे जल पूरे शहर में उपलब्ध कराने के लिए जो है टैंकरों को आवश्यकता होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सप्लाई है जल का और आपका काम पूरा हो गया। कई-कई जगह इज़िली जल उपलब्ध होता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो शहरीकरण का विकास हुआ है कर्नाटक, बेंगलुरु वाले एरिया में, तो वहाँ पे मोस्टली जो यहाँ पे निर्माण जिनके पास बिल्डिंगें हैं बड़ी-बड़ी और जो सोसाइटी हैं वो टैंकरों को मँगाती हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से जल की कमी से ये शहरीकरण एक तरह से कह सकते हो कि ये भी कारण है जल की कमी का। जल की कमी तो है, तो उसका संरक्षण किस तरह से किया जाए? मतलब जल संसाधन की कमी से तो पूरा विश्व जूझ रहा है, तो उस कमी को कम करने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, इसको देख लेते हैं हम। तो जल एक नवीनीकरण संसाधन है, अगर हम इसको रिस्टोर करें, अच्छे से इसका उपयोग करें, तो इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इसका अति उपयोग करना, इसको प्रदूषित होने से रोकना, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जल एक पॉइंट पे सुरक्षित होगा। उसी तरह से कारखानों के जो जल देखते हैं कि कई बार कारखाने वाले रासायनिक जल का जो है नदियों में इसी तरह बिना किसी संशोधन करते ही नहीं है और उनको जो है नदियों गटर लाइन में छोड़ देते हैं। इससे होता क्या कि ये रासायनिक से जल जो है नदियों में मिलते हैं और नदियों का जल भी प्रदूषित होता है। तो यहाँ पे कारखानों से जो जल जाता है उसको संशोधित करके ही वाहित करना चाहिए। जो मल होता है, गटर लाइनें होती है उनको संशोधित सुविधा अच्छी होनी चाहिए। कृषि रसायनों का जो अधिक उपयोग होता है और ये अधिक उपयोग से जो जल का उपयोग होता है, मान लीजिए कि कृषि में अधिक रासायनिक उपयोग किया गया कीटनाशक का, खाद का, तो जल आएगा मतलब यहाँ पे पानी डालेंगे तो ये जल कहीं न कहीं अवशोषित होके वो भूमि में जाएगा और भूमिगत जल भी इससे प्रदूषित होता है। तो कृषि रसायनों का उपयोग भी आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए, ना कि अधिक से अधिक। औद्योगिक जैसा हमने बात किया कि उन संशोधित जल को ही छोड़ना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। इस तरह के महँगे कई बार कारखाने वाले अपना आर्थिक रूप से ये जो संशोधित मशीनें होती हैं, महँगी होने के कारण जो है इनका उपयोग नहीं करते हैं। तो सरकार को यहाँ पे सब्सिडी देनी चाहिए इन लोगों को कि भाई आप मशीन खरीद के लाओ, आप संशोधित करो, आप ये करो, हम आपकी मदद करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो ये लापरवाही की जाती है कारखानों, मिल मालिकों के द्वारा, वो रोकी जा सकती है। पीड़कनाशी जो हम कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, किसान जो करते हैं खेतों में, उसको कम करके जो है हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। साथ में जल प्रदूषित नहीं, अगर मान लीजिए कि शहरों गाँव का जो जल है नदियों के माध्यम से समुद्र में जाता है, तो यहाँ पे जो ये जल प्रदूषित हो रहा है केवल जल ही नहीं बल्कि वन्य और जल में रहने वाले जो जीव हैं, जो इस पे निर्भर वनस्पति है, वन्य जीव हैं। ये नदी सिर्फ एक ही इलाके में तो नहीं बहती है, कई इलाकों से होती हुई गुजरती है। तो यहाँ में इस जल में रहने वाले जो वनस्पति हैं, इस पे निर्भर जो खेती के अलग क्षेत्र हैं, जो वनस्पतियाँ हैं, ये भी कहीं न कहीं इस प्रदूषित जल का शिकार होते हैं, मृत्यु का कारण बनता है ये सब। तो इस तरह से हम जल को अच्छे से अगर संचालित करके इसको प्लान के साथ उपयोग में करें, रासायनिक जल का अच्छे से निकास करें, तो हम जल को सुरक्षित रख सकते हैं। अन्य उपायों की बात करें कि जल की मात्रा और जल को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है, तो अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाकर कि जिससे कि भूमिगत जल का रिस्टोरेशन हो सके। साथ में सिंचाई की जो विधियाँ हैं, उनमें परिवर्तन करके कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए किसानों को कि वो स्प्रिंकलर कृषि मतलब सिंचाई की व्यवस्था करें या फिर टपक पद्धति का उपयोग करें। इस प्रकार से जो है स्प्रिंकलर और टपक पद्धति के माध्यम से जल का जो कम उपयोग करके भी लोग किसान जो है
फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे तो मृदा की जो नमी युक्त आर्द्रता होती है, जो वो नमी होती है, वो वाष्पीकरण नहीं होगा, जिससे कि भूमि का जो जल है वो स्टोरेज रहेगा। तो पेड़ पौधे लगाना, सिंचाई पद्धति में परिवर्तन करना, ये सब चीजें हैं जिनको हम अपना कर पृथ्वी पर स्थित बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। जल बचाने के लिए अन्य कदमों की बात करें तो घर की छत पर जो वर्षा का जल एकत्रित होता है, उस जल का संग्रहित करके हम जो है लगभग जल संग्रहण के माध्यम से 2 घंटे में, यानी मान लीजिए कि वर्षा 2 घंटे तक होती है, तो उस 2 घंटे में हम उस जल को संग्रहित करके लगभग 8000 लीटर जल जो है बचा सकते हैं। तो ये सब कदम हम अगर इनिशिएटिव अपने घरों में लें तो इस तरह से हम जल की समस्या से निपट सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों की बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के जुड़े एक सक्रिय भाग में ही मिलते हैं और इसी को ही हम जैव मंडल कहते हैं। और इस जैव मंडल में जब जीवित जीव जो है, यानी जो सजीव जीव हैं, जब एक दूसरे पर जीवित रहने के लिए निर्भर होते हैं, परस्पर संक्रमित होते हैं, तो इसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पतियों की मात्रा अधिक होती है, यानी पेड़ पौधे अधिक होते हैं, घास स्थल अधिक होते हैं, झाड़ियां होती हैं और इन झाड़ियों में रहने वाले जीव होते हैं, प्राणी होते हैं। तो इस तरह से ये जो वनस्पतियां हैं वन्य जीवों, पक्षियों के लिए जो है आश्रय का भी काम करती हैं। इन वनस्पतियों से हमें अन्य जो इमारती लकड़ी, अन्य संसाधन भी मिलते हैं और ये हमें ऑक्सीजन देती हैं, यानी O2 को निर्मित करती हैं। जब ये अपना भोजन बनाती हैं तो CO2 को ऑब्जर्व करती हैं। साथ में फसलों को उगाने के लिए जो मृदा की सुरक्षा करती हैं वनस्पतियां, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करती हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करती हैं, हमें फल, लैक्टेस, कार्पिन का गेंद, औषधि, पौधे, कागज बनाने के लिए जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ये हमें वनस्पतियों से प्राप्त होता है। तो इस तरह से पौधों के असंख्य उपयोग हैं और ये इसके कारण जो है हमें ये दर्शाता है कि वनस्पतियां हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कुछ फैक्ट है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि भारत के उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार, यानी कोई पशु है, गाय है, भैंस है, तो मतलब इस तरह के पशु हैं, तो इनका उपचार अगर डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़कनाशी से किया जाता है। ये गिद्ध एक अपमार्जक का काम करता है। अपमार्जन मतलब उन जीव जंतुओं को अपघटित करता है, यानी खा जाता है, एक तरह से पृथ्वी पर अपमार्जन का काम करता है। तो इसको जब अपघटन का काम कर रहा होता है ये गिद्ध, तो जब इन पशुओं को खाता है तो इस खाने के कारण इसकी किडनी खराब हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन पशुओं का इलाज जो है इन दवाओं के से हुआ है और ये जो दवाएं हैं ये गिद्ध को, किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं और इसके कारण गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से ये दवाएं कहीं ना कहीं गिद्ध के लिए हानिकारक होती हैं और इसलिए इन दवाओं पर कई बार सुप्रीम कोर्ट में फैसला आता है कि इन दवाओं का उपयोग कम किया जाए पशुओं के उपचार में, जिससे कि गिद्धों की जो मृत्यु होती है वो कम हो। क्योंकि गिद्ध जो है एक तरह से पृथ्वी पर जो है अपमार्जन का काम करता है, पृथ्वी को कह सकते हो कि स्वच्छ रखने का काम करता है ये। तो पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने का प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध का प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि गिद्धों की संख्या भी इन दवाओं मतलब इन अपघटन के कारण जो है, जो अन्य जीव जंतुओं को खा जाते हैं और पृथ्वी को स्वच्छ करने का काम करते हैं, तो इनकी संख्या भी कम हो रही है क्योंकि इनकी मृत्यु हो जा रही है। तो इनके भी प्रजनन के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं अभयारण्यों के माध्यम से, जैव मंडल आरक्षित करके, पशु पक्षी अभयारण्य बना के। तो ये सब काम प्रक्रिया में है। अब देख लेते हैं कि हमें वन्य जीवों से क्या प्राप्त होता है। वनस्पति तो हमने देखा कि ये सब चीजें प्राप्त होती हैं, गेंद, कार्पिन, लैक्टेस, भूमिगत जल, फसल उगाना, ये सब मतलब वनस्पतियों से हमें ये सब चीजें प्राप्त हो जा रही हैं। अब वन्य जीव हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? तो वन्य जीवों के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव आते हैं। इनसे हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल मिलता है, ऊन मिलता है। मधुमक्खी की बात करें तो हमें मधु मिलता है शहद के रूप में। फूलों के परागण की बात करें तो पक्षी और अन्य जो कीट पतंगे हैं वो जो है परागण का काम करती हैं, तो इससे क्या होता है कि फसलें लग पाती हैं। तो इस तरह से ये अपनी कीट पतंगों की अपनी भूमिका होती है।
इसी तरह से चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। चिड़िया का अपना महत्वपूर्ण है। गीत मूर्त जीवों को खाने के कारण जो है एक अपमार्जन का काम करता है पृथ्वी पर। पर्यावरण में शोधक समझा जाता है गीत। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है कि शोधक के रूप में किसे जाना जाता है, तो गिद्ध को, क्योंकि यह जो है पृथ्वी पर अपमार्जन का काम करता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे, सभी जो है जो परितंत्र है पृथ्वी का, उसमें उसको संतुलित रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण की बात करें तो ये दो कारकों पर मुख्य रूप से डिपेंड करता है, तापमान और आर्द्रता। विश्व की वनस्पतियों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, यानी 4 वर्गों में उसको कैटेगराइज किया गया है कि वनस्पतियों के एक क्षेत्र को वन का नाम दिया गया है, दूसरे को घास स्थल जहाँ पे घासों की मात्रा अधिक होती है, तीसरे में गुल्म और चौथा जो है टूडा वाला, जहाँ पे शीतोष्ण इलाके होते हैं वहाँ पे टूडा उग जाते हैं, उनको टूडा की कैटेगरी में बांटा गया है। तो इस तरह से भारी वर्षा वाले जो इलाके होते हैं जहाँ पे विशाल वृक्षों की संख्या देखने को मिलती है, जहाँ पे वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है, जहाँ पे जल की आपूर्ति बारह मास रहती है, वहाँ पे जो है वन अधिक देखने को मिलते हैं। इसी तरह से सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उग जाते हैं, तो यहाँ पे घासों की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। उसी तरह से कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश, जहाँ पे रेगिस्तानी एरिया है, जहाँ पे कम वर्षा होती है सामान्यतः, वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उग जाते हैं और इन क्षेत्रों में जो है जो पौधे की जड़ें होती है वो गहराई तक गड़ी होती हैं। तो ये गहराई में होने के कारण जो है ये अपनी आर्द्रता को जो है बाष्पोत्सर्जन से बचा पाते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए उदाहरण के रूप में समझते हैं कि रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पे एक पेड़ है, तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है। तो यहाँ पे कटीली पेड़ों की पत्तियां जो कटीली होती हैं या फिर जो कटीली झाड़ियां उग जाती हैं, तो कटीली झाड़ियां होने से यहाँ पे पत्ते कम देखने को मिलते हैं। कटीली, नुकीली और कह सकते कांटे वाली झाड़ियां अधिक होती हैं। ये कांटों से जो है वाष्पोत्सर्जन कम होता है, बजाय इसके कि अगर यहाँ पे पत्ते होते तो यहाँ पे पत्तों के माध्यम से जो है वाष्पोत्सर्जन अधिक होता और इस पेड़ को जल की अधिक आवश्यकता होती, मतलब वाष्पोत्सर्जन होता तो इसको अपना जीवन टिकाए रखने के लिए अधिक पेड़ जल की आवश्यकता होती। तो इसके कारण ये जो यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो कटीली रूप में उगते हैं कि जिससे कि नुकीली होंगी, कटीली होंगी, तो यहाँ पे जो है वाष्पोत्सर्जन कम होगा और ये अपना जीवन जो है टिकाए रख सकेंगे, अपना अस्तित्व टिकाए रख सकेंगे। और इनकी जड़ें जो है गहराई तक गड़ी होती हैं, जहाँ पे ये आर्द्रता होती है वहां तक ये पहुंची रहती हैं। तो इस तरह से हमें जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पे ये सब झाड़ियां देखने को मिलती हैं जो यहाँ की जलवायु दशा के अनुसार अपना जीवन जो है टिकाए रखने में अनुकूल हो। इसी तरह से शीत वाले जो ध्रुवीय इलाके हैं वहाँ पे टूडा मिलती है, जहाँ पे जैसे कि आप लाइकेन देखते हो, मांस देखते हो, जो मतलब लाइकेन आप कह सकते हो, काई जो होती है, काई फंगस, ये सब छोटी एकदम ग्रीनरी जो वर्षा में आप देखते हो कि कई बार हरियाली के रूप में दिखने लगती है जहाँ पे पानी जब इकट्ठा होता है, तो इस तरह की वनस्पतियां जो है लाइकेन मॉस के रूप में आती हैं और ये टूडा वनस्पति कहलाती हैं। वनों को भी पत्तियों के गिरने के आधार पर 2 कैटेगरी में बांटा गया है, सदारहित वन और पर्णपाती वन। तो सदारहित वन उन्हें कहा जाता है जिन वनों के वृक्ष जो है वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी, मतलब किसी निश्चित ऋतु में जो है अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, यानी वर्षा भर जो है वर्ष भर एक साथ जो है हरियाली रहती है इन वनों में। वहीं पे जो पर्णपाती वन ऐसे होते हैं जो अपने मतलब वृक्षों का वाष्पोत्सर्जन कम हो, यानी वहां से जो जल का वाष्पोत्सर्जन होता है वो जल का वाष्पोत्सर्जन कम हो, जल की अपनी आर्द्रता को बचाने के लिए, अपनी आर्द्रता की हानि को रोकने के लिए ये किसी विशेष ऋतु में जो है अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और इसके कारण जो है इनको पर्णपाती वन कहा जाता है। ये वन विभिन्न अक्षांशों पर जो है भिन्न कह सकते हो कि पृथ्वी का अक्षांश है, तो उन अक्षांशों पर भिन्न स्थानों पर भिन्न रूपों में मिलते हैं। जैसे कि अक्षांशों के आधार पर बात करोगे तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां मिलती हैं, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय झाड़ियां मिलती हैं। इस तरह से अक्षांशों के आधार पर भी इन वनों को विभाजित किया गया है और इसके आधार पर अगर वनस्पतियां इस तरह की मिलेगी तो वहाँ का वन्य जीव भी उन पर निर्भर करता है, तो उस तरह के वहाँ पे वन्य जीव, प्राणी, पौधे, अन्य जो कीट होते हैं मिलते हैं। तो इस तरह से वनों को जो है सदारहित और पर्णपाती वनों में बांटा गया है और
इन वनों में जो वन्य जीव रहते हैं, जो पशु पक्षी अपना आवास स्थल के रूप में इनका उपयोग करते हैं, ये भी तो इन पर निर्भर है। अगर इन वनों को नष्ट किया जाता है बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो केवल वनस्पति का ही नुकसान नहीं है, बल्कि हम इन प्राणी और पशु पक्षियों को भी खो देते हैं एक साथ। तो इस तरह से हमें इन जो प्राकृतिक वनस्पति इलाके हैं, उनको सुरक्षित रखना के लिए हमें कदम उठाने की जरूरत है। अब इन प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो वन जैसे कि हमारी एक प्राकृतिक संपदा है और यह जो है जीव जंतुओं पौधे जो हैं आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही पारिस्थितिक तंत्र को जो है अनुरक्षित रखते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। जलवायु में परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप के कारण जो है पौधे और जंतुओं के आवास जो है नष्ट हो रहे हैं और बहुत सी जातियां असुरक्षित और संकटापन्न की स्थिति में है, कुछ तो लुप्त होने के कगार पे भी हैं। साथ में वनोन्मूलन, मृदा अपरदन हुआ, निर्माण कार्य हुआ, दवानल, भूस्खलन से कुछ जो है मानव निर्मित गतिविधियां प्राकृतिक कारक के कारण जो है प्राकृतिक संसाधन जो है लुप्त होने की कगार पर हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक बात करें तो लोगों के द्वारा जो है इन पशुओं का एक तरह से अनधिकार शिकार किया जा रहा है। उनकी पशु खाल, चमड़ा, दांत, नाखून, पंखों को, सींगों को कत्ल कर रहे हैं। गैर कानून व्यापार के कारण जो है इन पशुओं का जो है अनधिकृत शिकार किया गया है और इसके कारण जो है ये जो जीव जंतु हैं ये भी संकटापन्न की स्थिति में आ गए हैं। जैसे चीता हुआ, शेर हुआ, हाथी हुआ, ब्लैक बक हुआ, मगरमच्छ हुआ, अन्य हिम तेंदु सुगरमदा, ये सब चीजें जो हैं, जो जीव हैं, ये वनस्पतियों पर पहले निर्भर थे। अगर वनस्पतियां जो प्राकृतिक आवास से ये नष्ट होंगे तो इनका भी अस्तित्व खतरे में आएगा। साथ में लोग इन पशु जीवों का जो है गलत मतलब एक तरह से अवैधानिक रूप से शिकार करते हैं अपने आर्थिक लाभ के लिए, तो इनके जीवन में भी संकटापन की स्थिति आ गई है। ये कई ऐसे जीव हो गए हैं जो पूरी तरह से लुप्त हो गए हैं इन सब कारणों के कारण। यहाँ पे हम देखते हैं कि दवा न लग जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए वनस्पतियां अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। अगर इन जंगलों में कई बार ऐसा होता है कि किसी किसान के द्वारा या फिर त्वरित झंझावात यानी जब बिजली चमकती है तब, या फिर लोगों की लापरवाही के कारण जो है आग लगा दिया जाता है इन वनों में और इससे दवानल पूरा जंगल के जंगल नष्ट हो जाते हैं। तो जंगल नष्ट होने से केवल जंगल नहीं बल्कि हम वनस्पतियों के साथ साथ बहुत ही अहम जो हमारी जड़ी बूटी वाली औषधियां होती हैं वो नष्ट होती है। इस पर निर्भर वन्य जीव होते हैं वो नष्ट होते हैं। पेड़ पौधे जो अलग अलग वैरायटी के होते हैं, जो कीटनाशक, फंगस, जो पशु पक्षी जो इस पर निर्भर होते हैं, ये सब भी दवा नल के साथ नष्ट हो जाते हैं। तो एक तरह से दवा नल भी बहुत बड़ी संकट है हमारे देश में। लोगों को इसके क्या लाभ है, किसका हानियां हैं, इससे हमें जागृति लानी पड़ेगी। तभी लोग जो हैं, अगर जानबूझकर कोई आग लगाता है तो वो सब गतिविधियों को रोकेगा। कई बार तो किसान अपनी भूमि मतलब मान लीजिए कि कोई सामुदायिक भूमि है और वहाँ पे पेड़ अधिक है, तो किसान अपनी भूमि को मतलब खेती कृषि के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर भी स्थानीय लोग भी आग लगा देते हैं कि अगर वन रहेगा ही नहीं तो उनको रोकेगा कौन कृषि करने से। तो इस तरह की लापरवाही की जाती है और दावानल के कारण प्राणी जात और वनस्पति दोनों को ही ये एक तरह से बहुत बड़ा मतलब एक तरह से जीवन का खतरा उनको हो जाता है। इसके नियंत्रण के उपायों की बात करें तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना चाहिए कि अग्नि लगाने से रोकें। लोग शिक्षित रहेंगे तो ऐसे काम नहीं करेंगे। साथ में अगर कहीं प्राकृतिक रूप से भी अगर दवा न लगता है तो अग्निशामक चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए नियर बाय जंगलों के, कि जल्दी से जल्दी जो है सुरक्षा काम पहुंचाए जा सके उन इलाकों में। आपने हाल ही में सुना होगा कि अमेज़न जंगल में दवा नल के कारण जो है कई पशु पक्षी नष्ट हो गए थे, वनस्पतियां नष्ट हो गई थी कई लाख हेक्टेयर में। तो ये कई बार सस्पेक्ट हुआ था कि किसी पशु जो स्थानीय लोग थे किसान, उन्होंने ये आग लगाई थी। तो कई ऐसा बार कि वहां पे पाए जाने वाले जो पेड़ के पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियों में कई बार घर्षण के कारण आग उत्पन्न होती है, तो इसके कारण आग लगा था। कारण जो भी रहा हो लेकिन नुकसान तो हुआ और ये नुकसान की भरपाई कुछ दिनों की नहीं कई सालों की प्रक्रिया के बाद हो सकती है। तो
इस तरह से हम दवा नल के प्रति अगर सचेत रहेंगे तो इसको रोका जा सकता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा भी कई कदम उठाए गए हैं जहाँ पे वनस्पति और प्राणी जात दोनों की रक्षा हो सके। जैसे कि कई प्राकृतिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य या फिर जैव मंडल की कैटेगरी में शामिल किया गया है, जहाँ पे उनकी रक्षा की जाती है। वहाँ पे उनको वनस्पतियों को काटने से, प्राणियों को शिकार करने से रोका जाता है। तो इस तरह से वो अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहकर जो है प्रजनन ये सब गतिविधियों में अपने प्राकृतिक आवास में रहकर सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये सब सुरक्षा सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। इससे लाभों की बात करें तो विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों के माध्यम से जो प्राकृतिक आवासों में उथल-पुथल कर दी है। मतलब कई बार वनस्पतियों का नाश करके अपने उस इलाके में बसना चालू कर दिया मानव ने। अनेक पक्षियों, जीव-जंतुओं के अंधाधुंध शिकार हुए हैं और इसके कारण कई विलुप्त पक्षी हो गए हैं। साथ में प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए और उन कार्यक्रमों में वानिकी वनोत्सव को प्रोत्साहन करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को जैसे कि 10वीं 8वीं क्लास के बच्चे हैं जो थोड़ा समझदार हो जाते हैं, वो पर्यावरण के महत्व को उनको समझाना चाहिए, उनको जू विजिट के लिए ले जाना चाहिए, जो प्राकृतिक स्थल है वहाँ पे ले जाना चाहिए जिससे कि वो उस महत्व को समझे। जैसा कि आप समझते हो कि आज का जो बालक है वो कल का नागरिक है। तो इस तरह से ये बच्चे को अगर हम पर्यावरण के महत्व को समझाएँगे तो आगे चल के वो पर्यावरण के सुरक्षा में कदम उठाएगा, ना कि उसके विरोध में। बहुत से देशों में कानून बनाए गए हैं कि पक्षियाँ और पशुओं को मारना और उनका व्यापार करना जो है गैर कानूनी है। जैसे कि भारत में शेर, चीता हुआ, हिरण हुआ, भारतीय सारंग हुआ, मोर हुआ, इन सब पर प्रतिबंध की शिकार नहीं किया जा सकता। ऐसी ही संस्था एक है अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसको साइट कहा जाता है, CITES साइट। ये इसका पूरा फुल फॉर्म जान लीजिए कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड वाइड फौना एंड फ्लोरा। तो ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है जो वनस्पति और प्राणी जाति के जो गैर कानूनी व्यापार होते हैं उसको रोकने का काम करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो ये प्रतिबंध लगाने का कार्य करती है। पेड़ पौधे हुए, वनस्पति हुआ, प्राणी हुए, इन सब के सुरक्षा का एक काम करती है। इसके बारे में अन्य जानकारियों की बात करें साइट के बारे में तो इसकी सरकारों के बीच यानी जो विश्व की सरकारें हैं उनके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है और इसका उद्देश्य यह है कि वन्य प्राणी और पौधे के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को खतरा ना पहुंचाना। यानी मान लीजिए कि कोई शेर की प्रजाति भारत में कम है तो उस शेर को भारत में ही रखा जाए, उसकी सुरक्षा प्रदान की जाए, ना कि उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, उसको मारा जाए या फिर किसी तरह का व्यापार के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर किया जाए। तो उस कोई सुरक्षा का जो भार है, व्यापार जो है वनस्पतियों का, प्राणी जीवों का रोकने के लिए गैर कानूनी रूप से ये संस्था कार्य करती है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियों की रक्षा की गई है इस संस्था के द्वारा। जैसे कि भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड, एलो कुछ ऐसे उदाहरण हैं। यहाँ पे शब्दावली है, इसको देख लेते हैं। जैव मंडल नीचे किसे कहते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान हो गए, अभ्यारण्य हो गया या फिर जैव मंडलीय क्षेत्र हो गए, तो इनको सरकारों के द्वारा जो है देश की सरकारों के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। तो ऐसे सुरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क जो वैश्विक स्तर पे है उसको संचालित करने का जो कार्य है ये जैव मंडल निश्चय करती है। यानी ये एक संस्था है जो ये सब कार्य करती है, ऐसे रक्षित क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करना, संरक्षण को प्रोत्साहित करने का कार्य। तो ये एक तरह का नेटवर्क है, वैश्विक नेटवर्क, जो ऐसी सुरक्षित क्षेत्रों की श्रृंखला को काउंट करता है, उस पर नजर रखता है और उनके सुरक्षा का, उनके विकास का जो है निगरानी करता है यह नेटवर्क। तो आई होप कि आज का जो चैप्टर है आप सभी को समझ में आया होगा। वन्य जीव, वनस्पति, मृदा, जल, उनके संकट, उनके क्या उपाय हैं, इन सब के बारे में आप क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।